हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? भाई अर्जुनास, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग भाई। फ्राइडे का दिन है, आज हमारी 4 बजे क्लास होती है मैथ्स की। उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है भाई। सारा कनेक्शन अपना बढ़िया है। गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग बेटा जी। नया चैप्टर लेकर आ गए हैं, आज नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, मजेदार चैप्टर। तुम लोगों का वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स होता है क्वाड्रेटिक, मैंने देखा है क्लास 10th के अंदर बहुत बच्चों का फेवरेट होता है, मजा आता है इसको करने में, है कि नहीं? वही चैप्टर लेकर आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट 10th का नहीं 11th का होगा। अब इसमें और भी नई नई चीजें हम पढ़ेंगे, और भी नई नई चीजें हम पढ़ेंगे। इंडिया जीत गई सर। हाँ बेटा, इंडिया जीत गई, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इंडिया की टीम फाइनल में पहुंच गई है वर्ल्ड कप के, और उम्मीद यही है कि फाइनल भी जीत जाए। मजा आ जाएगा भाई, दिल को सुकून सा मिल जाएगा, एक बहुत सालों बाद फाइनल जीतेगी अगर जीत गई तो। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। रात के 1:30 बजे तक मैच चला, जगे रहे हम सब, तुम भी जगे रहे होगे मुझे पता है, जो मैच के शौकीन हैं। नींद भी नहीं हुई मेरी तो पूरी यार, सुबह सुबह फिर उठ गए 7 बजे से। हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो आज का नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस अपना हो गया है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा टफ नहीं लगा होगा वो, बट क्वेश्चंस तो थोड़े टफनेस भी आती है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। खूब सारी प्रैक्टिस करो बेटा ट्रिगो इक्वेशंस में, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना बढ़िया होते जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री अब थोड़ा सा ब्रेक लगाएंगे हम। मैंने आपको बताया था शुरुआत में चार ट्रिग्नोमेट्री के 4 चैप्टर्स हैं, दो हमने कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर लिया। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करके 11th के एंड में लगभग आएगा थर्ड वाला, और फिर जो चौथा चैप्टर है वो तो 12th में ही आएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, ट्रिग्नोमेट्री जब पहली बार पढ़ते हैं बहुत डर लगता है, दूसरी बार पढ़ते हैं दूसरे चैप्टर में थोड़ा ठीक ठीक लगता है, बट धीरे धीरे जब आप समय बीतता जाएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूले लर्न करे हुए तो आप बढ़िया फील करेंगे, नहीं तो आपको दिक्कत रहेगी। प्रणाम सर। फार्मूला शीट, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के समरी लेक्चर में मिल जाएगी, सेट का समरी लेक्चर मैंने दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, आई थिंक मंडे तक मिल जाना चाहिए, मंडे शाम तक। जी हाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो आज सभी लोग फोकस करें भाई, फर्स्ट लेक्चर है, नया चैप्टर है, और बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है। मजे की बात यह है कि स्टार्टिंग में तो इजी इजी चलेगा, वही सारी चीजें लगेंगी जो तुमने क्वाड्रेटिक में पढ़ी हैं, बट एंड तक आते आते थोड़ा सा टफ हो सकता है, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है? तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे सारा काम रेगुलर करते जाइए, लास्ट में आके टफ नहीं कहूंगा, कॉन्सेप्चुअल हो जाएगा। जब हम ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक वगैरह, लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह पढ़ेंगे ना, तो कॉन्सेप्चुअल हो जाता है चैप्टर, वहां कई बच्चों को दिक्कत आती है, बट शुरू के 3-4 लेक्चर इट इज गोइंग टू बी हलवा, सुपर इजी। ठीक है जी हाँ। चलिए जल्दी बताइए कि आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? स्टार्ट करें, सब लोग फुल फोकस के साथ रेडी हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पोल आ जाएगा, फिर मत बोलना। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी पढ़ेंगे, क्या होता है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। तो आज कुछ खास नया नहीं होगा, मोस्टली 10th में जो तुमने टॉपिक्स पढ़े थे क्वाड्रेटिक के, उन्हीं के ऊपर भी हम एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड भी बहुत सवाल आते हैं जेई में। फोकस है सर? चलिए वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सर होमवर्क बेटा, जो मैंने होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो ब्रेन टीजर में डिस्कस होंगे, और जो जेई मेन के पीवाईक्यू थे वो मैं समरी लेक्चर में डिस्कस कर लूंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से क्लास 10th की क्वाड्रेटिक एक बार रिवाइज करते हैं। क्लास 10th में मोटा मोटा 3 चीजें थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। पहली चीज तो ये थी कि क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकाले जाते हैं फार्मूला से, जो कि तुम आई थिंक पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं इसको। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने तुम्हें रिवाइज करवाया था, -b + -√d/2a, है ना, ये फॉर्मूला 1000 बार लगा चुके हैं हम। और b² - 4ac को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और तुम्हें पता है d > 0, d = 0 और d < 0 तीन कंडीशंस होती हैं, ये होती है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट किसी भी क्वाड्रेटिक का >0 हो जाए, रियल एंड इक्वल होती हैं अगर d = 0 हो जाए, और नॉन रियल होती हैं अगर d < 0 हो जाए। नॉन रियल रूट्स, या आप कह सकते हो इमेजिनरी रूट्स, या आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो d नेगेटिव जब भी आता था तुम 10th क्लास में उसको इग्नोर मार देते थे, बस वहीं खत्म कर देते थे, बट 11th में d नेगेटिव वाली भी क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, आयोटा से रिलेटेड बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ये तो सब आप लोगों को आता ही है, इसमें कोई नई बात तो मैंने बताई नहीं है ना, ये सब आपको आता है। इसके अलावा आपने 10वीं में और दूसरी चीज क्या पढ़ी थी? 10वीं में दूसरी चीज पढ़ी थी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए। अगर कभी भी एक क्वाड्रेटिक लिखी है, सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, सब चैंपियन हो, 1000 बार लगा चुके हैं हम। बेसिक मैथ से लेके आज तक की जर्नी जो हमारी हो गई है, लगभग 3 महीने खत्म होने को आ रहे हैं, हमने बहुत बार सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक लगाया। माइनस बी बाय और सी बाय करके प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट लगाते हैं। आयोटा क्या होता है सर? अभी आगे सब आएगा, डोंट वरी, आज नहीं, 1-2 लेक्चर के बाद आएगा। डी लेस देन 0 में आयोटा कुछ होता है, वो देखेंगे, अभी क्या घबरा रहे हो। पूरा चैप्टर आएगा इसके बाद, कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आयोटा पर ही बेस्ड है पूरा का पूरा चैप्टर। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं। ये हमने 10th में पढ़ी हैं 2 चीजें मेनली, हमने 2 चीजें 10th में पढ़ी हैं। चलो तो अब 1-2 सवाल लगा लिए जाएं। एक दो सवाल वैसे तुम्हें याद होगा, मैंने थोड़ा सा क्वाड्रेटिक तुम्हें फर्स्ट लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ, जिस दिन पहली क्लास थी मैथ्स की यूट्यूब पर जो थी, उसमें भी थोड़ा सा क्वाड्रेटिक रिवाइज कराया था, याद आ रहा है? वहां भी कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे मैंने तुम्हें, मतलब कॉन्सेप्ट क्या, क्वेश्चंस कराए थे, तुम्हें दिखाया था कैसे 10वीं की क्वाड्रेटिक जेई के अंदर यूज होती है। जैसे कि ये सवाल वहां भी कराया था, यहां दोबारा करा रहा हूं, जल्दी से एक बार देखते हैं कौन कौन, इसको दोबारा करवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, ये क्वेश्चन मैं एक बार तुम्हें पहले करवा चुका हूं। पोल में इसका उत्तर देंगे सब लोग, क्या आएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, देखते हैं कौन कौन ढंग से रिवाइज करता है, कौन कौन क्लास में चीजें जो बताई जा रही है उन्हें ढंग से सुनता है। सेम क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में कराया था मैंने, और सेम क्वेश्चन आज के लेक्चर में फिर से 1984 आईआईटी का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हाँ, इस इक्वेशन की कितनी रूट्स होंगी जल्दी बताइए सर। बस लास्ट चैप्टर बैकलॉग में है, कोई बात नहीं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं भी पढ़ा आपने तो भी आप ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। जिन लोगों का ट्रिग्नोमेट्री बैकलॉग है वो भी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगने वाली है। तुम लोग पूछते हो ना सर ट्रिग्नोमेट्री बैकलॉग है क्या, लाइव हम कैच कर लें? हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अब हमारा एक अलग रास्ता खुल गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में थोड़ा ट्रिगो लगेगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई खास ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगा। 1-2 क्वेश्चन में लगा तो लगा, बाकी कुछ भी नहीं लगेगा। जी हाँ, इक्वेशन दिस हैज, तो पहले सबसे पहले जल्दबाज लोगों ने उत्तर दे दिया है, वो कह रहे हैं कि सर इसको काट दो। ठीक है भाई, माइनस में तो काट ही सकते हैं, और x = 1 आ गया, बस कह रहे हैं खेल खत्म सर, एक सॉल्यूशन आ गया, 1 रूट आ गया सर इसका, 1 रूट इसका आ गया, तो बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो x = 1 आया है उसमें डिनोमिनेटर भाई साहब 0 हो रहे हैं। भाई काटा तो है, बट काटा है तब भी डिफाइन तो होना ही चाहिए ना, ये बात हम मैथ्स में बहुत बार कर चुके हैं। लॉग लॉग हटाते हैं फिर भी लॉग को डिफाइन तो करते ही हैं। सब सिमिलरली अगर ये टर्म काटी है तो अगर x1 कह दोगे तो ये टर्म तो डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी। फॉर x = 1 डिनोमिनेटर बिकम 0, इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। और इसका मतलब जो एक सॉल्यूशन आई थी वो भी रिजेक्ट हो गई, सो देयरफॉर आंसर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। देख रहे हो ना? अब देखो मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, ये देखो एक बताया हुआ क्वेश्चन भी तुम लोगों ने दोबारा गलत कर दिया, फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। ठीक है, एक और देता हूं, देखो फर्स्ट लेक्चर का एक और दूंगा मैं, बस तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं, बताऊंगा क्या दिखाना चाह रहा हूं, अभी एक साथ बात करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन, ये भी फर्स्ट लेक्चर में दिया था, इसका भी पोल में उत्तर देंगे जल्दी से, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा? जी हां, देखते हैं इसका क्या आंसर देंगे आप लोग। नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, नंबर ऑफ रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका आंसर क्या देंगे, देखते हैं, देखते हैं। कितनी रूट्स हैं इस इक्वेशन की? तो 3 होल स्क्वायर का अच्छा चलो बता क्यों रहा हूं, मैं करवा चुका हूं एक बार पहले, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मैं पोल पे देखूंगा बस कितने लोग इसको सही करते हैं। फिर तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दूंगा आज मैं, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पोल होने के बाद। चलिए, तो होल स्क्वायर्स, 3 होल स्क्वायर्स का सम 0 वो तभी पॉसिबल है, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर 3 रियल नंबर हैं और उनके होल स्क्वायर्स का सम 0 है। दिस मींस दैट अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर टू 0 होने चाहिए, तभी ये हो सकता है, तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। तो x - 1 0 होना चाहिए, एंड x - 2 0 होना चाहिए, एंड x - 3 भी 0 होना चाहिए। तो x1 एंड x2
एंड x3। अब कई लोग यहां से बोल देते हैं भाई 3 सॉल्यूशन आ गई सर, 3 सॉल्यूशन आ गई, बट 3 सॉल्यूशन नहीं आई भाई, एंड लगा हुआ है बीच में, ये बात पहले भी बताई थी, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब हमें ऐसा x चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई कर जाए। तीनों को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता सर, तीनों को सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये 0 होगा तो x1 आएगा, उस x1 को यहां डालूंगा तो ये 0 नहीं होगा, और इस x2 को यहां डालूंगा ये 0, तो किसी भी x पे तीनों एक साथ 0 नहीं हो रहे, तीनों एक साथ 0 नहीं हो रहे, सो नो इंटरसेक्शन। क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लेना है, मतलब कॉमन सॉल्यूशन लेने हैं, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए नो सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन यानी 0, अगेन सी आंसर हो गया, इसका भी आंसर सी हो गया। देखो 50%, 56%, 56%, ठीक है ना। हाँ यही तो गलती है बेटा। अब मैं तुम्हें देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। होता क्या है ना, हम लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम लोगों को पता है बहुत टफ पेपर है, बहुत सारी चीजें पूछ सकता है आईआईटी, इतने सारे बीवाईक्यू, इतनी सारी बुक, क्या क्या करें सर, क्या क्या ना करें, क्या छोड़ें, कुछ भी पूछ सकता है जेई तो। बट हमने क्या करा है, जो क्लास में बताई हुई चीजें वो भी हमें याद नहीं है। मतलब अगर तुम्हारी क्लास से भी उठ के चीज आ जाएगी जेई में, देखो सबसे इजीएस्ट चीज क्या हो सकती है जेई में तुम्हारे साथ, कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया वो आ जाए। सबसे आसान तो ये बेस्ट केस सिनेरियो तो यही हो सकता है ना, इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता तुम्हारे लिए, कि जो तुम्हें क्लास में पढ़ाया गया सेम वही क्वेश्चन उठकर अगर आ जाए, अगर हाइपोथेटिकली मान लो अगर आ जाए, तो तुम्हारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो, तुम्हारे लिए सबसे आसान है वो। तो तुम्हें वो भी, तुम उसमें भी गलती कर रहे हो, क्योंकि ये चीज तुम्हें क्लास में एक बार बताई जा चुकी है बेसिक मैथ के फर्स्ट लेक्चर में, और सेम क्वेश्चन में अभी भी आप गलती कर रहे हैं, यानी आप जो प्रोसेस है उसे ढंग से फॉलो नहीं कर रहे बेटा। प्रोसेस क्या है, प्रॉपरली नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना, जो ट्रिक्स टिप्स वहां सिखाई गई हैं उनको दिमाग में फिट करना, फिट होती तो गलत नहीं होता, जिन्होंने सही करा है इसका मतलब उनके दिमाग में फिट है। तो मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि बहुत बच्चे यहां पे गलती करते हैं इस तरह से, कि आईआईटी की ग्रैंडनेस या टफनेस को लेके इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजें, कि सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग जो होती है, सबसे सिंपल चीज है कि जो क्लास में बताई गई हैं चीजें उन्हें तो ढंग से कर लें, वो भी गलती कर देते हैं। और अगर तुमने वो भी कर लिया ना ढंग से, क्लास में जो ढंग से बताया गया उसको अच्छी तरह कर लिया, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कर लिया, तब भी तुम्हारा आईआईटी जेईई एटलीस्ट मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। एडवांस के लिए ऑब्वियसली और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट बेयर मिनिमम तुमने इतना भी कर लिया, मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। बट सैडली कई बच्चे वो भी नहीं करते, तो आप उस गलती से मत करिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का कि क्लास में जो चीजें बताई गई हैं वो भी आपको आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पोल देते हैं, एक और पोल देते हैं। अब ये नहीं कराया था क्वेश्चन, ये नया है, 10वीं क्लास का रिवीजन करा रहा हूं सिर्फ मैं तुम्हें, कोई नई क्वाड्रेटिक नहीं बताई है अभी तक। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब रूट होता है, तुम्हें पता है, यानी fx इक्वल टू 0 का जो रूट है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब ये जो पॉलिनोमियल है जो कि एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, इसका जो रूट्स हैं या जीरोस हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं, क्योंकि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब इक्वल टू पॉलिनोमियल को 0 डाल दो, और जो रूट्स आएंगी अल्फा एंड बीटा, उसके बारे में कुछ बताया गया है, उसके बारे में कुछ बताया गया है। चलिए ये भी पोल में करते हैं, आसान सा सवाल है, ये भी आसान सा सवाल है, देखते हैं कौन कौन करता है। तो बताया क्या गया है, 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक जो रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। मतलब मान लो बीटा 1 बाय अल्फा है, या तुम अल्फा को भी 1 बाय बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिवन क्या है, गिवन है 1 ऑफ द रूट्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी बीटा को 1 बाय अल्फा ले लिया, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं सो अल्फा इंटू बीटा बेटा 1 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मतलब हमें गिवन कंडीशन क्या है, अल्फा इंटू बीटा 1, और अल्फा इंटू बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कैसे मिलता है, सी बाय ए से, सी तो ये पूरा है सी, और ए पूरा ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है ना, तो ये ए हो गया, और एक तरह से ये सी हो गया, और ये तुम्हारा बी हो गया। तो सी बाय ए बराबर 1, सी की जगह रख दो 4k, ए की जगह रख दो k स्क्वायर प्लस 4। ऐसे सवाल तुमने जरूर करे होंगे 10वीं में। तो k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 बराबर 0, और अगर आप इसको देखें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, k माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो k माइनस 2 0, यानी k इक्वल टू 2 आ गया बेटा।
k इक्वल टू 2 आ गया, ए ऑप्शन बन गया। ये तो यार करना चाहिए सबने, देखते हैं, मेरे ख्याल से 70% ने कर दिया होगा, 75, चलिए बढ़िया है, आसपास ही था मेरा तुक्का। ये करना तो वैसे 95% लोगों को चाहिए ये, ठीक है, करना तो 100 को चाहिए, बट 95 तो करना चाहिए। 10th क्लास का क्वेश्चन है, वन रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन बीटा की जगह 1/अल्फा, यानी अल्फा बीटा का प्रोडक्ट 1 कर दिया, ठीक है। तो ये 10वीं क्लास की क्वाड्रेटिक भी बहुत काम आने वाली है आपको यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चंस में। बट अगर रिवाइज नहीं है कोई बात नहीं, मैंने आपके लिए डीपीपी में आज इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस डाल दिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए बेटा। चलो अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। सर टाइम ज्यादा दो, इस पोल के लिए इतना ही टाइम बहुत था बेटा। अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये शायद आपने इस तरह का करा भी हो सकता है ना कराओ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है इस तरह की, इसकी रूट्स निकाल के बतानी है, इसकी रूट्स निकाल के बतानी है, ठीक है। तो अब एक तरीका जो माइंड में आता है वो है कि सर हम क्या कर लेंगे, हम तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये ए हो गया, ये पूरा बी हो गया और ये पूरा सी हो गया, ax² + bx + c वाला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। वो लेंदी मेथड मत करो। देखो जब भी टर्म साइक्लिक हो, साइक्लिक मतलब ये देखो a - b, b - c, c - a, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, जब भी टर्म साइक्लिक हो, जेई के पेपर में भी ये ट्रिक यूज हो चुकी है 1-2 साल पहले अभी। तो जब भी आपके पास टर्म साइक्लिक हो, ऑलवेज चेक x = 1 as 1, x = 1 as a root। x को 1 डाल के चेक करो क्या वो रूट बन रहा है, यस और नो। क्या x = 1 डाल के रूट बन रहा है, चेक करते हैं। अगर मैं x को 1 डाल दूं, इसमें पूरी इक्वेशन में x को 1 डाल दूं, तो a - b × 1 का स्क्वायर प्लस b - c × 1 प्लस c - a, है ना। तो ये बन गया a - b, ये बन गया b - c, c - a, c कटा, b कटा, a कटा, तो 0 आ गया। यानी x को 1 डाल के 0 मिल रहा है, यानी ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। x = 1 यानी कि क्या है बेटा, एक रूट है। x = 1 इज अ रूट, देयरफॉर x = 1 इज अ रूट। क्यों? क्योंकि उसने सब कट कटा के 0, क्योंकि जो भी रूट होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। x = 1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये रूट है। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा आंसर होना चाहिए। 1 तो देखो सब में ही दिया हुआ था, इसीलिए तो x = 1 तो एक रूट है ही। अब दूसरा कैसे मिलेगा, दूसरा कैसे मिलेगा, सोच के देखो। दूसरा मिल जाएगा बहुत आसान तरीके से, सोच के देखिए, जल्दी बताइए चैट पे, दूसरा रूट कैसे मिलेगा अगर एक रूट x = 1 है। हाँ, एक रूट अगर x = 1 है तो दूसरा कैसे मिलेगा, बहुत इजी तरीका है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना। अगर इसके दो रूट्स मान लो अल्फा और बीटा थे, तो अल्फा × बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a होता है। c मतलब कांस्टेंट टर्म, ये c है पूरा, ये हमारा पूरा c है, हमारे फॉर्मूले वाला c ये है, तो c - a हो गया, और a की जगह ये पूरा हो गया कोफिशिएंट ऑफ x² a - b, करेक्ट। हाँ, प्रोडक्ट से निकल जाएगा, और अल्फा तो 1 है ही, मान लो ये अल्फा या बीटा है, कुछ भी मान लो, अल्फा को 1 मान लो। अल्फा को 1 अब जब यहां डाल दोगे बेटा, तो 1 × बीटा इज c - a a - b, यानी बीटा की वैल्यू c - a a - b बन गई। c - a a - b मतलब एक रूट 1 और दूसरी c - a a - b, सी ऑप्शन बन गया आंसर। ठीक है, तो बहुत प्यारा मेथड है। जब भी टर्म साइक्लिक हो रही हैं, साइक्लिक मतलब x - y, y - x, z - x, इस तरह से करते हुए बन रही हैं। 86%, क्या बात है। चलो ये तो सबने कर दिया सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। ये अभी देखना जेई के क्वेश्चन में तुम्हें यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे वहां पे एक ये चीज यूज हो रही थी। हाँ, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं बट इंपॉर्टेंट है, 10th से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें। चलिए एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा 11th का टॉपिक लग जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक तो 10th का ही है। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एफ फॉर विच द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स तो सर हमें एक ही चीज समझ आती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव होना चाहिए। नो रियल रूट्स का मतलब डी नेगेटिव होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है सर, b² - 4ac से निकलता है। b कितना है, ये पूरा है b, ये पूरा है b,
गॉट इट? बस अब जल्दी से लगा दो, जल्दी से लगा दो। ए की जगह है k-12, ऊपर लिख देता हूं, ए की जगह है k-12, बी की जगह है 2k-12 और सी की जगह है 2। ए बी सी, ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी होता है कांस्टेंट टर्म। बी स्क्वायर माइनस 4ac में लगाते हैं तो b का स्क्वायर हो गया 4k-12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k-12 और c की जगह 2। आया ना मजा? और अब क्या हो गई, इनइक्वालिटी बन गई बेटा, k के अंदर इनइक्वालिटी बन गई ना, तो वेवी कर्व लगा लेंगे। और थोड़ी स्मार्टनेस दिखाओ, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से, एक तो 4 आ रहा है सर और k-12 भी आ रहा है, तो 4k-12 इज कॉमन। एक k-12 बन जाएगा यहां और एक 2 बन जाएगा यहां पे, क्योंकि ये तो कॉमन ही जा चुका है। तो हमारे पास आ गया 4 इंटू k-12, ये हो जाएगा k-14 लेस देन 0, लेस देन 0 हो गया। और 4 को तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर है। और अब वेवी कर्व लगा दीजिए, 12 और 14 क्रिटिकल पॉइंट्स, 12 और 14 क्रिटिकल पॉइंट्स, प्लस माइनस प्लस, और लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एरिया शेड। पूरा बेसिक मैथ इस चैप्टर में पूरा लगेगा। जिन लोगों ने अभी तक भी वेवी कर्व पढ़ने के लिए बेटा वो इंतजार कर रहे हैं मुहूर्त आने का, कोई शुभ दिन आएगा उस दिन बेसिक मैथ पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो बेटा अब वो शुभ दिन आ चुका है, उस मुहूर्त की घड़ी आ चुकी है। पढ़ाई कर लीजिए बेसिक मैथ का पूरा, जो स्पेशली आपका क्या बोलते हैं वेवी कर्व, वो लगने वाला है इस चैप्टर में पूरा, भर भर के लगेगा। तो हमारा के का आंसर हो गया, तो जिनको ये ऊपर से निकल गया मतलब वेवी कर्व नहीं आता। 12 से 14 ओपन, और हमें पूछा है इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल क्या इंटीजर आ रही है इसमें? सिर्फ एक ही आ रही है 13, क्योंकि 12 और 14 तो ओपन है, तो k इक्वल टू 13 ओनली। जी हां, सिर्फ 13 हो गया आंसर। पूरा बेसिक मैथ का इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में, क्योंकि अब देखो ये अलजेब्रा का चैप्टर आ गया है, समझो भाई। बीच में अलग अलग यूनिट है। जेई की मैथ्स में ना सिंपल सी 5 यूनिट है। देखो चलो, मैंने ये बात तुम्हें बताई नहीं थी स्टार्टिंग में, अभी बता देता हूं। जेई की मैथ्स में ना यूनिट वाइज देखा जाए तो 5 यूनिट है। अलजेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जितने भी चैप्टर हैं वो इन 5 यूनिट में डिवाइड किए जा सकते हैं। कैलकुलस, वेक्टर 3D, ठीक है जी, वेक्टर 3D ज्योमेट्री। तो 5 यूनिट्स पढ़नी है, जिसमें से ये वाले 2 तो हम ऑलमोस्ट पूरे 12th में ही करने वाले हैं। हल्का सा कैलकुलस लास्ट में थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल का बता देंगे, बट बाकी मेन तो ये जेई लेवल का 12th में ही होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने चैप्टर पढ़े हैं, अगर हम उनको क्लासिफाई करें कौन कौन सी यूनिट में, ट्रिगो ऑब्वियसली हमने 2 चैप्टर तो ट्रिगो के कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और आइडेंटिटी। और उसके अलावा जो भी चैप्टर तुम्हारे हैं, जैसे मान लो बेसिक मैथ हो गया, लॉग हो गया, है ना, इनइक्वालिटीज हो गया, या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, या आगे सीक्वेंस सीरीज आएगा, या कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, सारे अलजेब्रा के हैं, सारे अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं। पीएनसी, बायनोमियल, ये सब अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं। तो मोटा मोटा 11th में हम अलजेब्रा 80-90% करेंगे। हाँ, प्रोबेबिलिटी वगैरह आएगा कुछ, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, वो सब 12th में आएगा। बाकी 80% अलजेब्रा हम 11th में निपटा देंगे। ट्रिगो तो बताई दी, 3 ट्रिग्नोमेट्री करेंगे हम 11th में, चौथी वाली 12th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पूरी हम 11th में निपटा देंगे, 5 चैप्टर हैं इसके अंदर, वो भी पूरी 11th में निपटा देंगे। तो इसीलिए अब तुम खुद देखो, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो 11वीं ज्यादा भारी है। 12वीं में तो ये वेक्टर 3D तो बहुत ही छोटा सा यूनिट है, एक कैलकुलस है, एक वेक्टर 3D है, बाकी मोटा मोटा सब कुछ तो हम 11th में ही कर रहे हैं। इसीलिए 11th की मैथ ज्यादा टफ लगती है, बिकॉज नंबर ऑफ चैप्टर्स, वेटेज वाइज नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा है 11th के अंदर। बट अगर आप साथ साथ करते जाएंगे तो उतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, सेट चैप्टर भी है, वो भी अलजेब्रा में ही आता है, सेट भी अलजेब्रा में आता है। रिलेशन फंक्शन जो है वो कैलकुलस में आता है, ठीक है। रिलेशन फंक्शन कैलकुलस की स्टार्टिंग थी, कैलकुलस की एबीसीडी थी एक तरह से, वो मैंने आपको बताई है हल्का फुल्का अभी। बाकी मेन रिलेशन फंक्शन तो 12th में आएगा, बाकी सब चीजें अभी हमारी अलजेब्रा या ट्रिगो, अलजेब्रा या ट्रिगो, यही 2 चीजें हुई हैं। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब आएगा कैलकुलस के अंदर। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अलजेब्रा में आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अब क्योंकि हमने एक अलजेब्रा का टॉपिक वापस स्टार्ट कर दिया काफी दिनों बाद, हम पिछले 1-1.5 महीने से ट्रिग्नोमेट्री ही कर रहे थे, तो हम दूसरी यूनिट पर थे, अब हम वापस से अलजेब्रा यूनिट पर आ गए हैं। तो इसलिए अब अलजेब्रा में जो टॉपिक्स पढ़े थे उनको रिवाइज करने का समय आ गया है आपका, ठीक है।
चलो वापस आते हैं भाई। इस सवाल को सॉल्व हो गया, एक और देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट भी तुमने शायद 10th में पढ़ा हो कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी चीज परफेक्ट, कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होती है बताओ जरा। देखते हैं बेटा कितने लोग हैं ऐसे जो 10वीं की बातें याद रखते हैं। लिमिट्स, लॉपिटल रूल, हाँ लिमिट्स में आएगा, वो भी कैलकुलस का पार्ट है। लॉगरिदम आपका अलजेब्रा का पार्ट है। सर आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है? मेरा तो यार सही बताऊं तो इंटीग्रेशन है, 12th में, 12th वाला इंटीग्रेशन। 11th में भी है, पीएनसी भी बढ़िया लगता है मुझे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी अच्छा लगता है, टफ टॉपिक अच्छे लगते हैं बेसिकली मुझे। ये 11th के सबसे टफेस्ट टॉपिक हैं ये दोनों, पीएनसी एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और 12th में सबसे टफ इंटीग्रेशन है, मुझे वही सबसे अच्छे लगते हैं, मजा आता है, दिमाग लगता है उसमें। हाँ डिस्क्रिमिनेंट 0 रखते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है यार, मजा ही आ गया। कॉन्सेप्ट बढ़िया है। इसका मतलब तुम्हारे जब भी कोई क्वाड्रेटिक एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर से d0 का क्या लेना देना है बेटा? देखो d0 कब आता है? जब, मैंने आपको पहले भी बताई थी शायद, ये बात बेसिक मैथ में भी बताई थी, d0 तब आता है जब दोनों रूट सेम होते हैं। मतलब x-2 इंटू x-2 जैसी चीज आ जाएगी फैक्टराइज करने पर, यानी x-2 का होल स्क्वायर आ जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया, इसका मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए, रियल एंड इक्वल रूट्स हो गए, इसका मतलब d0 हो गया। तो कभी भी बोला जाए क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां 100% उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा होगा, 100% डिस्क्रिमिनेंट 0 हो रहा होगा। वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, शाबाश बेटा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये a लेना है, ऐसा डीपीपी में डाल दिया 4 माइनस पी, b ले लेना है 2p प्लस 4, और c ले लिया 8p प्लस 1, और b स्क्वायर माइनस 4ac को 0 रख देना। अब मैं पूरा नहीं करवा रहा, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करा रहा, रिवाइज करा रहा था बस। इसमें डाल के p की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, कर लोगे इसको, होमवर्क में निपटा लेना, बस डेटा सॉल्व करना है। बस मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया है 10वीं का, परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या होता है। चलो भाई बहुत बात हो गई 10वीं की, अब आ जाते हैं थोड़ी सी 11वीं की भी बात कर लेते हैं। अच्छा एक सवाल तुम्हें याद होगा बेटा, बहुत जमाने पहले एक सवाल दिया था, काफी लोग बेचारे चिल्लाते रोते रह गए, सर वो सवाल डिस्कस नहीं हुआ आज तक। याद आ गया ना, मैंने तुम्हें बोला भी था, मुझे याद है डिस्कस नहीं हुआ, वो एक दिन जरूर करूंगा, मैं खुद कर लूंगा। याद आया? याद आया ये वाला सवाल? होमवर्क में दिया था एक बार तुम्हें मैंने, बेसिक मैथ में, ऐसी जब शुरू में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक मैथ पढ़ रहे थे, हल्की फुल्की बातें, तब ये भारी भरकम क्वेश्चन दिया था। किस किस को याद है? यस सर याद है। हाँ आपने बताया था कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा कुछ लगेगा, हाँ एग्जैक्ट वो मत लगाओ, कुछ लगाओ बस, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो जैसा कुछ लगा दो। लगाने को कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी लगा सकते हो, देखो माइंड में कैसे आएगा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो। आप अगर इनको ध्यान से देखें, इन दोनों को घटाऊं, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर को माइनस करूं तो 2x स्क्वायर आता है। इधर भी देखो 2x स्क्वायर, भाई साहब मजेदार, सेम आ रहा है। -9x माइनस 3x करो, -12x आएगा। -7 -5 भी -12 आ रहा है ना भाई। और 17 -10 कर रहा हूं तो 7 आता है, और 19 -12 कर रहा हूं तो भी 7 आता है। तो जब भी तुम्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मजेदार चीज मिल रही है, मतलब समझ जाओ ऊपर नीचे ऐड, ऊपर नीचे सब्ट्रैक्ट करने में मजा आ रहा है, इसका मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो इज द वे टू गो। ऐड करने में तो कुछ खास हो नहीं रहा, ऐड करने में कुछ हो रहा है, 4x स्क्वायर आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा खास, करना है कर लो। तुम्हें मैं सिर्फ एक लगा रहा हूं सब्ट्रैक्ट, बट तुम दोनों भी लगा सकते हो। आपको देखो एक चीज बता रहा हूं, a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो कॉम्पोनेंटो कहती है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। कर लो, आप ये भी कर सकते हो, आप उल्टा भी कर सकते हो कि a माइनस बी, उल्टा भी कर सकते हो कि a माइनस, डिफरेंस पहले ले लो, सम बाद में ले लो, ये भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो कि सिर्फ डिफरेंस ले लो, a माइनस बी अपॉन बी लिखा रहने दो, a माइनस बी अपॉन बी लिखा रहने दो, c माइनस डी अपॉन डी लिखा रहने दो, ये भी कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली आपने क्या करा है, दोनों तरफ -1 ही तो किया है, प्रूफ में यूज किया था। अगर मैं इन दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट 1 कर दूं तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये पूरी होती है कि ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया। बट एक इनमें से कॉम्पोनेंडो है, दूसरा डिविडेंडो है, कौन सा वाला पता नहीं मुझे, सब्ट्रैक्ट 1 या प्लस 1 दोनों में से। a बाई बी -1 कर दूं, c बाई डी -1 कर दूं, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी, एलसीएम ले लो, c माइनस डी अपॉन डी। ठीक है,
तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो दो भाई भाई हैं, एक कहता है मुझे जोड़ दो, एक कहता है मुझे घटा दो, एक कहता है कि भाई मुझे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है उतना भी चल जाएगा, सिर्फ ऐड करना है उतना भी चल जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन में, ये मुझे नहीं पता था सर, बेटा बेसिक मैथ में पढ़ाया है, ऐसे जलील ना कर मुझे। हाँ, जैसे तू डिमोटिवेट हो जाता है ना, सर सवाल नहीं हो रहे, डिमोटिवेट हो गया, वैसे ही मैं भी डिमोटिवेट हो गया तो, कि बेटा पढ़ा चुका हूं फिर भी नहीं आता तुम्हें। समझ गए? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि इनका डिफरेंस प्यारा बन रहा है तो सिर्फ डिविडेंडो है जो भी भाई है उनमें से एक लगा दो, तुम पूरा सीएनडी लगाना चाहो पूरा भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इनको सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 2x² माइनस 12x प्लस 7, डिनोमिनेटर सेम रख लेता हूं, इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे 2x² माइनस 12x प्लस 7 अपॉन 3x² प्लस 5x प्लस 12। ठीक है? बस अब तो खेल खत्म, पैसा हजम, ये दोनों सेम बन गए, तो क्या इनको काट दूं? जल्दी बता दो, क्या इन्हें काट दूं? क्या इन्हें काट सकते हैं ऐसे? अभी बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऐसे काटा पीटी कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, दोनों ही तरीके से कर सकते हो। अगर कर रहे हो ये उलझलूल काम तो इसको जीरो भी रख लो, एक बार इसको बेटा जीरो भी रख लीजिए, और काटने के बाद जो बचा उसको ले लीजिए। ट्रिगो इक्वेशन में करा था हमने ऐसा कुछ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 3x² प्लस 5x प्लस 12 x² प्लस 3x प्लस 10, तो 2x² प्लस 2x प्लस 2 ई का हो गया। सही लिखा है ना भाई? 2x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0, यहां से आ गया x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो एक क्वाड्रेटिक ये आई, एक क्वाड्रेटिक ये आई। सर जीरो क्यों रखा? बेटा जाओ जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, जब काटते हैं तो न्यूमरेटर वाले 0/0 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0 भी हो सकता है ना, मल्टीप्लीकेशन में जब भी काटते हैं उसे एक बार 0 भी ले लेना चाहिए। ट्रिगो इक्वेशन में एक कॉन्सेप्ट बताया है टाइप 1 से पहले। जी हाँ, बस अब क्या है, इससे तो नो सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि यहां तो रियल रूट्स आ ही नहीं रही हैं, नो रियल रूट्स, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है, इसका डी नेगेटिव दिख जाएगा आपको इसका। और हमसे पूछा है रियल वैल्यूज का सम ऑफ रूट्स बताना है, तो रियल वैल्यू यहीं से मिलेंगी। आई थिंक इसका डी पॉजिटिव आ रहा है, चेक कर लेना भाई, इसका डी पॉजिटिव, हाँ बिल्कुल, b² 12² माइनस 4ac ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है, तो रियल रूट्स मिलेंगी वहीं से मिलेंगी, यहां से तो मिलेगा नहीं, बस इनका सम पूछा हुआ है। तो अगर यहां से रूट्स अल्फा और बीटा मिल रही हैं, तो अल्फा प्लस बीटा पूछा हुआ है, माइनस b/a लगा दें तो 12/2 6 हो जाएगा उत्तर। फाइनल आंसर हो गया 6। सर ये कैसे आया? अबे इंसान महान, ये लगाया मैंने, ये लगाया, इफ a/b इक्वल टू c/d, तो हम a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी कर सकते हैं। बेसिकली दोनों तरफ मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1, या सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 1 कर दिया, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड्स कर दिया, उससे ये बन जाएगा, उससे ये, मैंने डायरेक्ट अगर लगाना है तो ये लगा लो, डिविडेंडो लगा दिया। जिसको बेटा ये नहीं समझ आया है वो पढ़ो, पहले पहले पढ़ो जहां बताया गया है, पहले आई थिंक दूसरे तीसरे लेक्चर में ही बेसिक मैथ के पढ़ा है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप बहुत गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं, गलत तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो बेसिक मैथ में चीजें बताई हैं वो आपको आती नहीं। ठीक है? हम्म तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चाहे कंपोनेंट और डिविडेंड पूरा लगा देते उससे भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऊपर सब्ट्रैक्ट किया, आप नीचे ऐड भी कर लेते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन बनती, वो भी इक्वेशन वैसी। अब तुम सोचोगे सर हमें कैसे पता कब कंपोनेंडो लगाना है, कब डिविडेंडो, कब दोनों, तुम सी एंड डी दोनों लगा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही दो इक्वेशंस बनेंगी, वहां पर भी जाके यही दो इक्वेशंस बनेंगी, बिल्कुल।
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ेंगे। 2022 के देखो, जब भी हम क्वेश्चन करें समझ जाओ टफ पेपर था, इसीलिए मैं आपको ज्यादातर 2022 के करवा देता हूं क्लास में, क्योंकि अगर हमने उतने कर लिए, एक तरह से वो एडवांस को टच करता हुआ पेपर था 2022 का, जो जेई मेंस हुआ था, अलग ही लेवल का, मतलब बिल्कुल ही चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं रादर। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। 11वीं में जो पहला छोटा सा टॉपिक है वो है इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। मैंने तुम्हें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है, वैसा ही कुछ फर्क यहां भी है। तो अब तुम्हें एक बात पता है, अगर ax² + bx + c बराबर 0 होता है, ठीक है, और अगर यहां पे a not = 0 हो जाए, a not = 0, कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं है, तो आप इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसके दो रूट्स आते हैं, दो रूट्स या दो सॉल्यूशन कह लो। और फिर अगर तो इसमें a 0 हो जाता है एंड b नॉन जीरो हो जाता है। ध्यान से देखना, अभी तक क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए a नॉन जीरो होता था। ध्यान से सुनेंगे, हाँ सामने देखिए कि अगर a नॉन जीरो होता है फिर तो क्वाड्रेटिक है, दुनिया जानती है। अब मैं बट अलग अलग केसेस ले रहा हूं, मान लीजिए a को 0 ले लेता हूं बट b 0 नहीं है। भाई a 0 है, b 0 नहीं है, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी ना, 1 डिग्री आ जाएगी बेसिकली, bx + c जैसा आ जाएगा, bx + c जैसा आ जाएगा। और यहां से x की कितने सॉल्यूशन आएंगे, एक ही आएगा सर, लीनियर है तो। इसका मतलब 1 रूट आएगा, इसका 1 रूट आएगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। मान लीजिए a भी 0 हो जाए, b भी 0 हो जाए, बट c not = 0 हो जाए, ई का होई गवा सर, ऐसा कैसे हो सकता है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसी उट पटांग काम प्लूटोवासी कोई आया, उसने ऐसे लिखा, a की जगह 0, b की जगह 0 और c की जगह 5 लिख दिया कोई, तो ई का हो गया सर। ये तो बड़ा ही अजीब दिख रहा है सर, 5 = 0 दिख रहा है, तो 5 = 0, ये तो बहुत गंदी बात है। ये कैसी हो गई, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। तो जब भी a 0 b 0 एंड c 0 नहीं है, ये कंडीशन किसकी बन जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हम, मतलब गलत हो गया है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट, नो सॉल्यूशन। कॉन्ट्राडिक्शन का तो नो सॉल्यूशन या नो रूट होगा, 0 रूट्स होंगे इस इक्वेशन के, नॉट पॉसिबल है ना। तो a 0 आ गया, b 0 बट c 0 नहीं आया, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। और अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जबरदस्त केस, जब a भी 0 है, b भी 0 है, c भी 0 है, तब क्या हो जाएगा, तब सर हम प्लूटोवासी से बन जाएंगे मार्सवासी, मंगलयान हमारा। इधर देखिए, अब सर ये क्या हो गया, ये तो सर हमेशा ही ट्रू है, तो 0 = 0 लिखा है, बेसिकली ए बी सी तीनों की जगह मैंने 0 डाल दिया, तो ये भी 0 है, ये भी 0, 0 0 = 0, यानी 0 = 0, तो क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गई। हमेशा ट्रू है बेटा, एक्स की जो मर्जी वैल्यू डालो इसमें, तो एक्चुअली ये कंडीशन, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी बन गई हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि x की जगह तुम 1 डालो, 2 डालो, 10 डालो, 100 जो मर्जी डालो, इस क्वाड्रेटिक में तो सारी की सारी सेटिस्फाई करेंगी। सो हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों 0। कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, a 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी बी सी जो मर्जी होते रहे, बी सी जो मर्जी होते रहे, a अगर 0 नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बट a बी सी तीनों 0 हैं तो वो आइडेंटिटी बन जाएगा। और आइडेंटिटी के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, आइडेंटिटी के तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। बहुत प्यारी बात। देखो अब इसमें सर सवाल कैसा बनेगा, तो कभी भी आइडेंटिटी दे दें, या 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, बोलेंगे ये आइडेंटिटी है, या फिर बोलेंगे कि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं, तो भी भाई वो आइडेंटिटी हो गई, क्योंकि और किसी के तो इनफाइनाइट, क्वाड्रेटिक के इनफाइनाइट कब आ सकते हैं, तभी आ सकते हैं सर जब एबीसी तीनों 0 हो जाएं। सर एग्जाम्पल तो दे दीजिए, चलिए एग्जाम्पल भी ले लीजिए, कोई भी आइडेंटिटी लिख लो यार। देखो x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लो, x² + 1 - 2x, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। इसको आइडेंटिटी करके ही तो पढ़ते हो तुम कि भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है सर ये x - 1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे, इसमें तुम x को जो मर्जी डालो,
x को 5 डालो, 10 डालो, 100 डालो, 0 डालो, LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। हेंस इट इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट हैज गॉट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर तुम इसको ध्यान से खोल के लिख लोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर कट जाएगा, कांस्टेंट टर्म भी 0 आ जाएगा, 2x भी कट जाएगा, x का टर्म भी 0 आ जाएगा। तो तीनों कोफिशिएंट्स इसके 0 बन रहे हैं। इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म हो रही है। गॉट इट? तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, कोई भी आपको, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक कह रहा हूं, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर मैंने आपको आइडेंटिटी दे दी तो आपका मतलब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे और उसका एबीसी 0 होगा, एबीसी 0 होगा। और एक और मजेदार बात, कई बार ऐसा लिख देते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 से ज्यादा रूट्स हैं। ई का बला है सर, ये क्या बला है? हमने तो आज तक यही पढ़ा है क्वाड्रेटिक की 2 ही रूट्स होती हैं, या तो 2 होती हैं, या इक्वल होती हैं, या नो रियल रूट होती हैं। बट मान लीजिए अगर कोई आपको लिख के दे देता है क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट है, इसका क्या मतलब हो जाएगा भाई? क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट्स तो सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, क्योंकि देखो 2 यहां है, यहां तो एक ही है, और यहां तो नो रूट है, और यहीं पर पॉसिबल है 2 से ज्यादा रूट। तो अगर कभी भी ये बोल दें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 से ज्यादा रूट्स हैं, तो समझ जाना वो क्या हो सकती है? आइडेंटिटी ही होनी पड़ेगी, आइडेंटिटी ही होनी पड़ेगी। नॉट पॉसिबल नहीं है ना, गलत बोल दिया तुमने, पॉसिबल है, बट वो आइडेंटिटी होनी चाहिए, एबीसी उसके तीनों 0 होने चाहिए, तब जाके बन जाएगा। ठीक है? तो अगर कभी भी क्वाड्रेटिक की 2 से ज्यादा रूट्स हैं, कोई बोल दे 2 से ज्यादा रूट है, ऐसे ऊट पटांग सवाल आएंगे 11वीं में, तो आप बोल देंगे कि भाई एबीसी तीनों 0 होने चाहिए, दिस आइडेंटिटी होनी चाहिए। और आइडेंटिटी की कंडीशन है एबीसी तीनों 0 एक साथ होने चाहिए। चलो एग्जांपल देता हूं, ये देखिए, जेई का क्वेश्चन है, ये जेई में आ चुका है, पहले जो जेई मेन होता था AI करके, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज आइडेंटिटी इन एक्स। ये भी मैंने तुम्हें शायद कराया, पता नहीं, देख लो। ये चीज जो आइडेंटिटी इन एक्स है, मतलब ये भी 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a होता है ये 0, b होता है ये 0, एंड c भी 0, तीनों एबीसी 0 होने चाहिए। ठीक है? आइडेंटिटी लिख दिया, सीधे आइडेंटिटी लिख दें, यहां पे लिख दें हैज इनफाइनाइट रूट्स, या लिख दें हैज मोर देन 2 रूट्स, कुछ भी लिख दें, तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी लिख सकते हैं। कौन कौन सा? या तो आइडेंटिटी लिख दें, या लिख दें इनफाइनाइट रूट्स है क्वाड्रेटिक की, या लिख दें 2 से ज्यादा रूट है, मोर देन 2 रूट। तो तीनों का मतलब सेम है कि आपको इसको भी 0 रखना है। ये साइन तुम्हें पता है भाई? ये साइन पता है? उल्टा वाई क्या होता है? फिजिक्स में देखा है क्या? क्या फिजिक्स में देखा है? इस साइन को देखा है? बताओ जल्दी। क्या आरजे सर ने आपको इस साइन के दर्शन करा दिए हैं कि क्या होता है? जल्दी बताइए। हाँ, लैम्डा होता है, बिल्कुल लैम्डा। जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं ना ग्रीक अल्फाबेट, ऐसे ही ये लैम्डा भी होता है, लैम्डा। ठीक है? करेक्ट स्पेलिंग ये है, बी भी आता है बेटा इसमें, हाँ लैम्डा नहीं लैम्बडा, बी भी आता है। चलो एनीवेज, ये क्या लिख दिया मैंने एल को ये क्या बना दिया सर आपने? ये कैसा एल है? लैम्डा। ओहो, ब्रह्मांड हिल गया हमारा। लैम्डा बेटा, ठीक है? सो लैम्डा के वैल्यू निकालनी है, जैसे अल्फा बीटा थीटा होते हैं ना, वैसे ही लैम्डा होता है। चलिए, तो अब लैम्डा की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसको भी 0 रखेंगे, एंड इसको भी 0, एंड इसको भी 0, तीनों चीजों को एबीसी को 0 रखेंगे, तीनों एबीसी को 0 रखेंगे। तो समझ गए ना एंड क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? समझ ही गए होगे यार, तुम समझदार तो हो वैसे। चलो पोल पे आंसर देंगे, तो इसको 0 रखेंगे, एंड इसको 0 रखेंगे, एंड इसको 0 रखेंगे। तो यहां से आएगा लैम्डा -2, लैम्डा -1, लैम्डा की वैल्यू 2 और 1, लैम्डा -3, लैम्डा -2, तो लैम्डा की वैल्यू 2 और 3, और यहां से लैम्डा -2 इंटू लैम्डा +2 फैक्टराइज कर लीजिए, यानी लैम्डा की वैल्यू 2 और -2। हो गया खेल खत्म, पैसा हजम। हाँ, तो हम ऐसी वैल्यू लैम्डा की चाहते हैं जिससे तीनों एक साथ 0 हो जाए। एंड है ना भाई, एंड का मतलब तो होता है इंटरसेक्शन। तो ऐसी वैल्यू लैम्डा की जो तीनों को 0 बना दे, मतलब जो तीनों में कॉमन है, दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आपको आइडेंटिटी दे देगी।
बाकी लैम्डा सर बाकी का क्या होगा, 1 में ये 0 हो जाएगा बट ये नहीं होंगे। ठीक है, बस इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैं अब इस सवाल को थोड़ा चेंज करता हूं। देखो मेरे मन में आया, सामने तुम्हारे को देख के मन किया, तो देखो लाइव क्लास में यही तो होता है, अंदर से जब आप पढ़ा रहे हो अंदर से निकलते हैं कॉन्सेप्ट्स। तो इसलिए अब सामने आपके मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इसका तो हो ही गया, 2 आ गया आंसर। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यहां पे अगर वो आइडेंटिटी की जगह ये लिख देते, द वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन मैंने कि चलो इसको तो निपटा देते हैं, पोल को निपटाएं। आंसर हो गया बी। हाँ, अब मैंने सवाल चेंज कर दिया, मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दें। एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो, तो क्या आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कंडीशन थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन थी ये वाली कि बस ए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए, यानी लैम्डा 2 और 1 नहीं होना चाहिए। लैम्डा 2 और 1 नहीं होना चाहिए, 2 तो वैसी आइडेंटिटी हो रहा है, यानी लैम्डा 1 नहीं हो सकता। लैम्डा कैन टेक ऑल रियल्स एक्सेप्ट 1। हाँ, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं ना। हाँ, तो लैम्डा कैन टेक ऑल रियल अदर देन 1 और 2, क्योंकि 2 में तो वो आइडेंटिटी बन रहा है, वैसे ही हम चाहते हैं इक्वेशन बन जाए। तो 1 और 2 पे क्योंकि वो 0 हो रहा था, ए 0 कब हो रहा था? 1 और 2 पे, बस 1 और 2 हटा दीजिए तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन हो जाएगी करेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होगा जब ये चीज 0 नहीं होगी। ये 0 कब हो रही है? 2 और 1 पे, तो ऑल रियल अदर देन 1 एंड 2, ऑल रियल अदर देन 1 एंड 2, उस पे क्वाड्रेटिक बन जाएगी। बाकी बीसी जो मर्जी होता रहे, हमें पता है बीसी की वैल्यू कुछ मर्जी होती रहे, बस ए नॉन जीरो होते ही ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। भाई बी 0 भी हो जाएगा तब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी भी क्वाड्रेटिक है, सी 0 हो जाए तब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स भी क्वाड्रेटिक है ना। तो क्वाड्रेटिक की कंडीशन होती है ए नॉट इक्वल टू 0। गॉट इट? समझ आ गई है बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। वो 0 कब हो रहा है? 2 और 1 पे, तो 2 और 1 पे नहीं होना चाहिए, मतलब ऑल रियल अदर देन 2 एंड 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन हो गई। हाउ 1 सर? अबे क्या हो भाई पजामा इंसान, यहां से 1 और 2 दोनों निकला है ना, कैसी बात कर रहे हो? हाउ हाउ इस चीज को 0 डाल के क्या आया था? लैम्डा 2 और 1 आया था। मैं चाहता हूं बस ये 0 ना हो, बाकी जो मर्जी होता रहे। इसे मतलब इसमें क्या रॉकेट साइंस है भाई? समझा नहीं मैं भाई, समझा नहीं मैं, कौन है ये? हम्म चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लीनियर इक्वेशन की भी बता ही सकते हो, मतलब तुम इसको 0 होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अब वो तुम कर लेना यार। चलो बता ही दो, फिर बाद में रहोगे सर लीनियर की क्या होगी बता दो। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑन लैम्डा सच दैट लीनियर इक्वेशन आ जाए? जैसे ये थी ना लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ए तो पक्का 0 होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 0, इसको 0 डाल के मिला लैम्डा 2 और 1, बट 2 में तो ये भाई भी 0 हो जाएगा, हमें ये 0 नहीं चाहिए, यानी सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 1 हो जाएगा। लीनियर के लिए लैम्डा को 1 ही होना पड़ेगा, लैम्डा को सिर्फ 1 होना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर की कंडीशन है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 रखना ही रखना है, ये तो 0 होना ही होना चाहिए। इसको 0 रख के आया 2 और 1, बट 2 में दिक्कत क्या है? ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 हमें नहीं चाहिए, क्योंकि लीनियर का मतलब ये 0 नहीं हो सकता, बी 0 नहीं हो सकता, यानी कि हमारे को लैम्डा 2 को इग्नोर, वैसे भी लैम्डा 2 तो हमें पता ही है आइडेंटिटी की कंडीशन है, और लैम्डा 2 को इग्नोर करा, बस लैम्डा 1 आ जाएगा। हाँ देखो कुछ लोग कह रहे हैं एक्सेप्ट 2 और 3, एक्सेप्ट 2 और 3। अरे भाई इसको 0 कौन रखेगा लीनियर के लिए? है तुमने ये तो देख लिया ये 0 नहीं होना चाहिए, इसको भी तो होना चाहिए ना, पर तो इसको 0 रख के तो लैम्डा 1 ही मिला, सिर्फ लैम्डा 1 हुआ। कंफ्यूज हो गए? देखो कैसे घुमाया मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन में, देख रहे हो? यही का क्वेश्चन लेके ट्विस्ट कर दिया। एग्जाम में भी वो ऐसे ही करते हैं, उन्होंने पूछा आइडेंटिटी का, अगली बार पूछ लेंगे लीनियर इक्वेशन का, तू ऐसे ही घूमेगा बेटा, गोल गोल घूमेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, इसीलिए बोल रहा हूं डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स अगर होगी तो तुम एग्जाम में क्वेश्चन के साथ घूमोगे नहीं, वरना बेटा गोल गोल रोटेशन मोशन हो जाएगा तुम्हारा।
हाँ अभी भी लगे पड़े हैं लोग, ऑल रियल अदर देन 2 3, ऑल रियल अदर देन 2 3। अरे नादान बालक, तुम बस ये देख रहे हो ये जीरो नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं सिर्फ कंडीशन ये थोड़ी है, लीनियर की कंडीशन क्या है, ये जीरो नहीं होना चाहिए एंड ए भी तो जीरो होना चाहिए। इसको कौन देखेगा, इसको कौन देखेगा? समझ गए सर? चलो इधर देखो, डाउट भी देख लेते हैं। सर लीनियर इक्वेशन फिर से बता दीजिए, ऋषु जी पूछ रहे हैं। बेटा 8वीं कक्षा में तुमने एक बात करी थी, इधर देखो, 8वीं कक्षा में तुमने एक बात पढ़ी थी, लीनियर इक्वेशन होती है इस तरह की जिसमें x की पावर 1 आती है बस, है ना? ये नहीं आना चाहिए, ये भाई तो 2 डिग्री बना देंगे। यानी लीनियर के लिए a को तो जीरो होना पड़ेगा, ध्यान से देख लो, दोबारा समझ लो, कोई बात नहीं। ए को तो जीरो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इसको हटा देंगे तभी लीनियर की बात होगी, ये वाली चीज लीनियर बन जाएगी। तो ये जीरो हो जाना चाहिए, यानी ए तो जीरो होना चाहिए एंड बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बी भी जीरो हो गया फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन बन जाएगा, है ना? तो ए जीरो बी नॉट जीरो इज द कंडीशन फॉर लीनियर। दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो, ठीक है, दोबारा सुन लो। ए को तो पक्का जीरो होगा लीनियर में, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो आता ही नहीं, इसको मिटा दो, है ना भाई? ये नहीं होगा तभी तो लीनियर बनेगा। तो यानी ए जीरो एंड बी नॉट जीरो लगाना है, मतलब ये तो जीरो होगा ही होगा, इसको तो जीरो करना ही करना है, ये तो पक्का करना है। इसको जीरो डाल के आया 2 और 1, बट 2 और 1 के लिए तुम क्या देख रहे हो, तुम बस ये देख रहे हो लीनियर के लिए ये जीरो नहीं होना चाहिए। अरे भाई ये रह गया तो फिर तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना, हमें लीनियर चाहिए तो इसको तो जीरो करना ही है। सो लैम्डा 2 और 1 में से 2 वैसे ही हटेगा, क्योंकि 2 में ये भाई भी जीरो हो रहे हैं हमारे, हमें ये जीरो नहीं चाहिए लीनियर में, हमें ये जीरो नहीं चाहिए, इसलिए हमने सिर्फ लैम्डा को 1 बोल दिया। लैम्डा को 1 डाल के ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जो मर्जी होता रहे, हमें उससे सी से मतलब ही नहीं है, बस लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। घुमा दिया ना भाई, देखो क्वेश्चन में तुम्हें सीधा साधा जेई का क्वेश्चन लेके उसको 360 डिग्री घुमा के। अब आई होप आपको क्लियर हो गया। देखो क्लास में कंफ्यूज होना बेटर है rather देन एग्जाम में कंफ्यूज हो। क्लास में सारे केसेस कवर कर लो ताकि एग्जाम में आपको क्लैरिटी रहे। सर व्हाट इज एआई ट्रिपल ई? बेटा जी 2012 तक जो है जेई मेन नहीं होता था, एआई ट्रिपल ई अलग होता था, एनआईटीज वगैरह के जो होते हैं, अब कॉमन एग्जाम होता है ना। अब तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें एक ही एग्जाम देना है, जेई मेन और एक एडवांस्ड। पहले होता था भाई हर कॉलेज अपना हीरो बन रहा है, आईआईटी कह रहा हम आईआईटी अलग एडवांस का एग्जाम लेगा तो हम भी अपने कॉलेज का अलग लूंगा, ठीक है? हाँ बहुत सारे ऐसे होते थे। तो एआई ट्रिपल ई थोड़ा बहुत मेल जोल की मिली जुली सरकार थी कि भाई 8-10 कॉलेजेस कहते थे चलो हम इस एआई ट्रिपल ई से ले लेंगे। तो एआई ट्रिपल ई वाज जस्ट लाइक जेई मेन नाउ, कि भाई उसमें आपको बाकी ट्रिपल आईटीज या फिर एनआईटीज या और भी काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस इसके रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन लेते थे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो आप लोगों ने सम ऑफ रूट्स पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पढ़ा है, अब बारी है डिफरेंस ऑफ द रूट्स की। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूट्स अल्फा और बीटा होते हैं, तुम सबको पता है। सो अल्फा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला होता है, मॉड लगा रहा हूं क्योंकि हमें पता नहीं है कौन बड़ा है, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। देखो अल्फा प्लस बीटा तो सब जानते हैं, माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा भी सब जानते हैं, सी बाय, हो सकता है ये भी आप जानते हो। इसका फॉर्मूला होता है रूट डी अपॉन ए, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। याद रखेंगे अब से नहीं पता है तो। डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज रूट डी अपॉन ए, रूट डी अपॉन ए, पूरे पे रूट नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर पे रूट है, रूट डी अपॉन ए। टी की वैल्यू वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कैसे आता है सर ये देख लेते हैं। देखो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये तो आपको पता ही है भाई आइडेंटिटीज में से कि अल्फा माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, है ना? तो ये कंसीडर कर लिया है। वाई मॉड अभी बता दे तो सब पता लग जाएगा, प्रूफ प्रूफ सब पता लग जाएगा, सामने देख लो, सामने देख लो बेटा, ठीक है? तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स मैं यहां से क्रिएट करूंगा,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी बाय सम ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा की है सी बाय, तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए स्क्वायर ले लिया एलसीएम, बी स्क्वायर माइनस 4ac बन चुका है। और शायद अब आपको दिख गया हो न्यूमरेटर में बेटा डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया है। सर 2ab, कुछ महान इंसान आए जो कह रहे हैं सर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, हमें पता है आपको नहीं आता, सर आप ऐसे ही मास्टर बन गए हो। 2ab होगा सर। बेटा 8वीं कक्षा में दोबारा एडमिशन लेने का समय आ चुका है, जिनको लग रहा है 2ab होना चाहिए था। जी हां, थोड़ा सा दिमाग पे जो जंग लगी है उसका इस्तेमाल करोगे, कपड़े से साफ करोगे तो दिख जाएगा 4ab ही आएगा। हाँ ठीक है ना, आता जाता कुछ नहीं है, बट कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल है भाई इनका। ये जो भी था स्पैमर जिसने बोला सर फॉर्मूला गलत है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। कह रहा आता जाता मुझे सर कुछ होना हो, बट कॉन्फिडेंस तो है। जी हाँ सही है सर। होल स्क्वायर लिखा है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर लिखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिखा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया जिनको लग रहा था। डिस्क्रिमिनेंट को इस्तेमाल करेंगे, सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो गया डी बाय ए। अब इसका रूट लूंगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस रूट डी बाय ए हो गया, प्लस माइनस रूट डी बाय ए हो गया, नीचे ए स्क्वायर था राइट, तो ए बन जाएगा। अब मैंने प्लस माइनस लिख लो, या तो ऐसे लिख लो या मॉड ले लो, मॉड ले लो, मॉड इसीलिए लिया ताकि प्लस माइनस कौन लिखे, ऐसे लिख दिया, ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन सा बड़ा है, अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है, जो भी बड़ा होगा इससे मिल जाएगा। सब चीजें रिवीजन हो रही हैं ये आज, ऐसा कुछ भी मैंने खास तुम्हें रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं आज, कॉन्सेप्ट कोई नई चीज नहीं बता दी है, सब वही पुरानी चीजें हो रही हैं। बस ये हो सकता है ये आपके लिए नया हो। अल्फा माइनस बीटा का आपसे फॉर्मूला याद रख लेना, रूट डी अपॉन ए, डिफरेंस ऑफ द रूट्स होता है रूट डी अपॉन ए। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में लगाते हैं फिर से ए आई ट्रिपल ई का क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें ए आई ट्रिपल ई के इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये 10वीं क्लास के जो हैं, 10वीं क्लास की क्वाड्रेटिक के पहले ए आई ट्रिपल ई में ही आते थे, इसलिए उसी के दे रहा हूं। अब जेई मेन में आते हैं, वो भी दिखा दूंगा अभी तुम्हें आगे, ठीक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस बी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक रूट जो है और दूसरा जो है वो लगातार दो इंटीजर्स हैं, लगातार दो इंटीजर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, जैसे 5 6 10 11 12 13 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं दो। यानी अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा की वैल्यू जो है अल्फा प्लस 1 है या अल्फा माइनस 1 ले लो, बात एक ही है, जस्ट नेक्स्ट वाली इंटीजर है, यानी एक जोड़ के बीटा मिल जाएगा आपको। तो क्लियरली आप देख सकते हो अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, बीटा माइनस अल्फा ले लूं तो वो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, डिफरेंस ऑफ द रूट्स 1 हो जाएगा क्योंकि एक बड़ा है अगला वाला, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए 1। अब अल्फा माइनस बीटा लिख लो, बीटा माइनस अल्फा जो मर्जी लिख लो, इसका मॉड 1 ले लेता हूं, मॉड लगा लेता हूं इसीलिए, और फॉर्मूला होता है रूट डी अपॉन ए, इसकी वैल्यू दी है 1, ये डाल दो, रूट डी की वैल्यू डाल दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए तो आई थिंक 1 दिया हुआ है, यहां दिख रहा है मुझे ए 1 है, तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 1 का रूट, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें तो बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू 1 आ गई, यही पूछी हुई है, बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू 1 हो जाएगी। बहुत आसान था यार ये तो। तुम सोच रहे होगे ना सर काश हमारे टाइम पे इतने आसान सवाल पूछ लेते, हम तो फोड़म फाड़ी मचा देते। मतलब सिर्फ क्वेश्चन से नहीं देख सकते ना आप, उस समय की रिसोर्सेज भी देखिए ना, उस समय रिसोर्सेज भी बहुत कम थी, अभी तो कितनी इजीली अवेलेबल है एजुकेशन,
एक्सेस है आपके पास सारी चीजों का, समझने का, दोबारा दोबारा देखने का, रिकॉर्डिंग देखने का। पहले थोड़ी होता था बेटा, मिस हो गया तो हो गया, जो ट्रेन छूट गई वो छूट गई। एक बार टीचर ने बोला क्लास में, छूट गया तो छूट गया आपका। आपकी तबीयत खराब हुई तो हो गई, दोबारा नहीं पढ़ सकते। ये है बेटा। आज का लेक्चर तो आसान लग रहा होगा भाई, आज तो हमने हल्की फुल्की बातें ही करी हैं, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करी। अब चलो एक और निपटाते हैं, एक और निपटाते हैं। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसकी रूट्स हैं अल्फा बीटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है, ऑल्दो चाहे बहुत पुराना सवाल हो, बट देन ये आया है, रिसेंटली भी आ सकता है इसका कॉन्सेप्ट। इधर देखिए, अल्फा बीटा कह रहे हैं इसकी रूट है, और दूसरी क्वाड्रेटिक है जिसकी अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच है। समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की रूट्स हैं अल्फा बीटा, ठीक है जी। और एक दे दी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसकी रूट्स हैं अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच, अल्फा प्लस एच बीटा प्लस एच। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। D1 D2 आर द रिस्पेक्टिव डिस्क्रिमिनेंट्स। तो D1 is to D2 का रेशियो बताना है, D1 is to D2 का रेशियो बताना है, ये बताना है। अब देखो इसका जो लंबा चौड़ा तरीका है वो है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यूज करके। बहुत लंबा तरीका है सम और प्रोडक्ट को यूज करके। कहीं किसी किताब में नाम नहीं लूंगा मैंने उसमें देखा था, उसमें वैसे ही किया हुआ था एक क्वेश्चन, बट मैं आपको 2 लाइन का मेथड बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें, अगर इन दोनों रूट्स को सबट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा आ रहा है सर। इन दोनों को सबट्रैक्ट करूं तो क्या आ रहा है, एच एच तो कट जाएगा सर, अल्फा माइनस बीटा ही आ रहा है। ये बात समझ पाए हो क्या, कि भाई इसका जो डिफरेंस, क्योंकि इसमें भी एच ऐड है इसमें भी एच ऐड है, तो डिफरेंस में तो एच कट ही जाएगा ना। तो यानी इसका भी डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा है, इसका भी डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा माइनस बीटा है। सो डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ बोथ द इक्वेशन इज सेम। दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है, दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है, बस हमें ये ऑब्जर्व करना है, दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट्स सेम है, बस अब तो हो गया। डिफरेंस ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है रूट डी अपॉन ए। पहली वाली का हो जाएगा रूट डी अपॉन ए, D1 ले लो डी की जगह, और ए तो ए ही है। और दूसरी वाली का हो जाएगा रूट D2 अपॉन ए की जगह क्या है, P है, यहां ए की जगह P है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। खेल खत्म बेटा, पैसा हजम। इन दोनों को कर दो बराबर, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द रूट तो बराबर हैं। तो रूट डी अपॉन ए इक्वल टू रूट D2 अपॉन ए, रूट D1 अपॉन रूट D2 की वैल्यू आ गई ए अपॉन पी। बस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए। तो D1 अपॉन D2 की वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गया है, ए ऑप्शन। तो याद रखना, कभी भी ऐसा दे दें, यहां अल्फा बीटा दिया है, वहां अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5, सेम नंबर एडेड है रूट में, रूट्स में सेम नंबर एडेड है एच एच, तो डिफरेंस ऑफ द रूट सेम रहेगा, डिफरेंस ऑफ द रूट सेम रहेगा। दो चार हमारे बेचारे प्लूटो वासी कह रहे हैं सर पोल दे देते सर, इसमें हम, इसमें कभी कभी तो हमारे को सर ऐसा सवाल आता है जिसमें हम सही कर पाएंगे, उसमें आपने पोल दिया नहीं। आज हमारी इच्छा थी हम प्लूटो वासी की जगह सर हम आज सही उत्तर दें, तो आपने पोल नहीं दिया, छूट गया यार, सॉरी, अगला वाला दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो याद रखेंगे इस तरह का कुछ भी हो सकता है दोबारा से बन जाए। चलो भाई साहब, थोड़े से अब सवाल का लेवल बढ़ाया जाए सर, लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा। देखो एक ये सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि मैं करा चुका हूं, लेक्चर 1 या 2 में बेसिक मैथ में करा दिया है सेम क्वेश्चन, और मुझे याद आ रहा है शायद ब्रिज कोर्स में भी कराया था मैंने, देख लेना एक बार। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, 2022 का जेईई मेन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, क्योंकि अब भाई 2005, 6, 10, 11 की बातें बहुत हो गई पुराने जमाने की। अब आ जाएंगे 2022-23 की बातें। ए बिलोंग्स टू रियल, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो सबसे पहला काम तो यही कर लिया करो, सम ऑफ रूट्स लिख लो, 60 की पावर 1/4
माइनस माइनस बी अपॉन ए तो 1 ही है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन 1, क्योंकि कांस्टेंट टर्म ए है और इधर तो 1 है, तो ए अपॉन 1 यानी ए हो जाएगा। देख लो भाई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -60 की पावर 1/4। ठीक है, दोबारा काहे लिखा है सर, चलो ठीक है। पोल सर, अरे इसमें पोल करवा बेटा, अभी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है इंटीजर टाइप। अब देखो तुम अगर इसको ध्यान से देखो, तुम्हें अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 दिया है, यानी इसको 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। एसबीएस करूंगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 60 की पावर 1/4 का होल स्क्वायर। मुझे याद आ रहा है ये भी करवाया है, मुझे याद आ रहा है ये भी करवाया है मैंने, चलो देखते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा की जगह ए प्लस 2a, और ये क्या हो गया, 60 की पावर हाफ हो गया, 2/4 हो गया हाफ, पावर मल्टीप्लाई कर दी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया, 60 की पावर हाफ मतलब √60 हो गया ना, तो √60 हो गया, तो √60 और 2a उधर गया तो -2a हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया √60 - 2a। नहीं कराया सर, कोई बात नहीं, चलो नहीं कराया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर एक बार और स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि इस भाई से अगर इसका मिलाप कराना है तो पावर 4 तभी बनेगी जब इसका स्क्वायर फिर से किया जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज √60 - 2a का होल स्क्वायर। देख लेना भाइयों, सही बोल रहा हूं ना, देखो देखो जल्दी देखो, बस इसकी वैल्यू चिपका दो -30, इसको लिख लो अल्फा बीटा होल स्क्वायर, है ना, और इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, 60 + 4a स्क्वायर -2ab की टर्म, ऐसा कुछ। अल्फा बीटा की जगह फिर a डाल देता हूं तो ये a स्क्वायर हो गया, सो -30 + 2a स्क्वायर इज 60 + 4a स्क्वायर -4 √60a। 2a स्क्वायर काट दो भाई, 2a स्क्वायर इसमें से कटेगा, 2a स्क्वायर इसमें से कटेगा, बस अब तो a में इक्वेशन बन गई। -30 को भी उधर ले जाइए, सो सब कुछ राइट साइड में ले जाता हूं, 2a स्क्वायर -4 √60a, 2a स्क्वायर इसमें से बचा 2a स्क्वायर -4 √60a, और +60 + 30 +90 हो जाएगा, +90 हो जाएगा। ये बन गई ए में क्वाड्रेटिक, ए में क्वाड्रेटिक बन गई है भाई, ए में क्वाड्रेटिक बन गई है। और अब इसका क्या करना है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, प्रोडक्ट ऑफ पॉसिबल, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज तो यहां से मिल जाएंगी, ए की जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएंगी वो c/a करके 90/2, यानी कि 45, 45 हो गया आंसर। 45 है ना भाई, तो देख रहे हो ना, कैलकुलेशन बेस्ड था ये, बट था उसी कॉन्सेप्ट पे, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर सवाल बेस्ड था ये वाला भी। रोहित शर्मा वाला आ गया सर आंसर 45। ठीक है बेटा, बात तो सही है तुम्हारी, कप्तान रोहित शर्मा का जर्सी नंबर आ गया है 45। अब इससे मिलता जुलता देखो एक सवाल दिखा रहा हूं, ये तुम घर पे करोगे, देख रहे हो p + q दिया है, p पावर 4 + q की पावर 4 दिया है, और ये निकालना है। ठीक है, कर लोगे, क्या कर लोगे दोस्तों, इसको जल्दी बताओ, क्या इसको घर पे निपटा लोगे। सम ऑफ रूट दिया है, पावर 4 वाला दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स pq को कुछ मान लेना, लेट pq को फिर से a मान लेना, जैसे पिछली बार था ना प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इस बार तुम रूट्स को p और q मान लो ना। सम ऑफ रूट दिया है, पावर 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को a मानेंगे, और कहीं से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके a निकालेंगे, और फिर यहां डाल देंगे, यहां डाल देंगे। पोल में दे दो सर, नहीं पोल में नहीं दे रहा यार, टाइम लग जाएगा 2-3 मिनट फालतू के, तुम आराम से घर में कर लेना, आराम से इसको घर में कर लेना, होमवर्क में बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, ये मत समझना कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, आते हैं भाई, देख लो किस आइडेंटिटीज पे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको निपटाइएगा होमवर्क में। चलो एक और करेंगे, एक और करेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, काफी सवाल में घुमाया फिराया गया है, मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स
ओके जी, तो पहले तो इसको इधर ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस ए एक्स प्लस 1 माइनस 2a बराबर 0। कह रहे हैं अगर इसकी रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या मतलब हुआ, स्क्वायर्स को करके सम ले लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू हमें क्रिएट करनी है, मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्रिएट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं पहले, वही सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आज तो हम यही कर रहे हैं, देखो सम और प्रोडक्ट ही करे जा रहे हैं जब से। सर क्वेश्चन पर क्वेश्चन पर क्वेश्चन, तो भाई प्रैक्टिस तो करनी है ना, यही फोड़ना है तो ये समझ लेना, सिर्फ थ्योरी पढ़ के नहीं होगा, खूब सारे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इतने क्वेश्चन क्लास में कराऊंगा तब तुम परेशान ना हो जाओ, तभी तुम्हारा जेई हो पाएगा बेटा। थ्योरी वरना फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले हैं बस इसमें, क्वाड्रेटिक में बता चुका हूं तीनों। आगे बढ़ जाता हूं, बोलो अगला टॉपिक पढ़ा देता हूं, बट फायदा नहीं होगा ना बेटा, एप्लीकेशन जब तक नहीं सीखोगे कैसे काम चलेगा। हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, देखो बी इसका ये है, तो माइनस ऑफ 3 माइनस ए अपॉन ए 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा, माइनस खोल दूं तो a माइनस 3 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा 1 माइनस 2a, 1 माइनस 2a अपॉन 1, 1 माइनस 2a अपॉन 1, जी हाँ 1 माइनस 2a अपॉन 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया 1 माइनस 2a। चलिए अब इन दोनों की मदद से क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्रिएट किया जा सकता है, फिर मिनिमम बाद में देखेंगे, पहले एक एक स्टेप करके करेंगे ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनाते हैं, फिर मिनिमम को बाद में देखेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो तुम सब जानते हो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूं आइडेंटिटी में से निकाल के, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये डालो, अल्फा इंटू बीटा की ये डालो, तो a माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2a, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a माइनस 2 प्लस 4a, तो बन गया a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7। क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 7, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा इसकी मिनिमम निकालने के लिए, जल्दी बताइए। एक दूसरे चैप्टर में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट, वो लगेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है, जल्दी बता दो, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, कौन सा टॉपिक लगेगा, जल्दी बताइए, बताइए बताइए क्या लगेगा इसमें। इसकी मिनिमम निकालना बहुत बार सिखाया है, रेंज, हाँ बिल्कुल रेंज तो लगेगी, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक की रेंज, क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तीसरी जगह लग रही है आज ये, पहले डोमेन रेंज में लगी थी फंक्शंस में, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में लगी, अब तीसरी बार लग रही है क्वाड्रेटिक के अंदर। होल स्क्वायर बनाएंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाऊंगा तो a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7, तो ये बन गया इस चीज का वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू ये बन गया, और इसका मिनिमम करना है तो इसको 0 कर दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 6 व्हेन a माइनस 1 इज 0। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक, वेरी गुड, मैंने तुम्हें बताया था रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक ऐसा टॉपिक है किसी भी चैप्टर में कहीं भी घुस जाएगा भाई, बहुत परेशान करता है। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के अंदर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लग गया। हाँ ये वाला मुझे ऐसा याद आ रहा है, ये करवाया था शायद मैंने तुम्हें, ये करवाया था बेसिक मैथ में, जरा जल्दी बता दो, क्या ये बेसिक मैथ में करा दिया था, क्या ये बेसिक मैथ में करा दिया था। सर लास्ट स्टेप बता दो बेटा, देख लास्ट स्टेप अगर नहीं समझ आया, रिलेशन फंक्शन जो मैंने पढ़ाया था उसका लास्ट लेक्चर देखो, वहां पूरा सिखाया हुआ है क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते हैं, तुम्हारे पास है, तुम लेक्चर जंप करोगे तो ऐसी दिक्कतें आएंगी। बता भी दिया मैंने, कहां बताया, रिलेशन फंक्शन के लास्ट लेक्चर में। नो सर, अबे तुम हर चीज में नो बोले जा रहे हो यार, नहीं कराया, चलो कोई बात नहीं, अब कर लेते हैं।
सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है। चलो सबसे पहला काम तो सम लिख लो, दूसरा है प्रोडक्ट लिख लो। सम एंड प्रोडक्ट तो लिख लिया, और इसके साथ बेटा क्या कह रहे हैं, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल के स्क्वायर्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है, क्या दी हुई है, 15 दी हुई है। ठीक है, ये 15 दी हुई है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे सर। होमवर्क सर, चलो होमवर्क में दे देता हूं। हाँ, इसमें बेसिकली आइडिया दे देता हूं, करना क्या है। ये हो गया 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, एलसीएम ले लेना। और सम और प्रोडक्ट यूज करके ये रखना, तो यहां तुम्हारे पास लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। इस इक्वेशन से बेसिकली लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। लैम्डा आ गया फिर तो राजा बन गए हम। ये निकाल लेना फिर। होमवर्क में कर देते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करिएगा होमवर्क में इसको करने का। मैंने यार कहीं तो करवाया है यार, ये शायद मैंने ब्रिज कोर्स में कराया होगा फिर, या तुम्हें बेसिक मैथ में, दोनों में से एक जगह जरूर करवाया है। ये वाला क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है। हाँ, ब्रिज कोर्स में करवाया था सर, बता दिया भाई ने, कह रहा है ब्रिज कोर्स में कराया था सर। ठीक है, तो इसको करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बोर नहीं करना चाह रहा मैं तुम्हें बार बार। सम और प्रोडक्ट घर पे कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है जेई 2022 का। चलो भाई आगे बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक में। अगला टॉपिक, ब्रिज कोर्स में था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। ब्रिज कोर्स में मैंने कुछ भारी भरकम क्वेश्चन भी डाल दिए थे, जेई के क्वेश्चन भी करा दिए थे कुछ कुछ। हाँ, चलिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कई बार हमें ऐसे दे देते हैं कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं, और फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी। मतलब एक क्वेश्चन की तरह भी ट्रीट कर लो, थ्योरी की तरह भी कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है तुमने कि क्या कर रहे हैं हम। रिजल्ट नहीं लर्न करने हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो बोल क्या रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा बीटा। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एबीसी सच दैट बीटा इज टू अल्फा। मतलब वन रूट जो है डबल दी अदर है। पहला रिलेशन क्या है, बीटा इज ट्वाइस दी अल्फा, मतलब बीटा की वैल्यू ट्वाइस अल्फा, मतलब बीटा इज टू अल्फा, मतलब वन रूट इज डबल दी अदर। बीटा इज 3 अल्फा, मतलब वन रूट इज ट्रिपल दी अदर। बीटा इज अल्फा स्क्वायर। तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसमें मतलब है कि जो वन रूट है स्क्वायर ऑफ दी अदर है। तो हमें एबीसी में कंडीशन निकालनी है, तीनों केसेस के अंदर क्या क्या आएंगी रिस्पेक्टिवली। ब्रिज कोर्स क्या है सर, जरूरत नहीं है, ब्रिज कोर्स छोड़ दो। ब्रिज कोर्स बस वो था कि भाई 10th के बाद जो बच्चे बोर हो रहे थे उनको थोड़ा सा मैंने करवा दिया था, फर्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले 10th से रिलेटेड चीजें वहां पे कराई थी, 10th की थी, उसको छोड़ दीजिए। उसमें कुछ एक्स्ट्रा थ्योरी वगैरह नहीं कराई थी। ब्रिज कोर्स के पीछे मत पड़िए, वो उस समय के लिए था, वो गाड़ी छूट चुकी है। अगर आप मार्च अप्रैल में फ्री थे तो उन लोगों के लिए था। अब तो तुम्हारे पास वैसे इतना काम करने को, अब तुम ब्रिज कोर्स का कोई खास काम तुम्हारे लिए नहीं है। जी हाँ, आई लव यू सर, आई लव यू टू बेटा, लव यू ऑल। बहुत सारा प्यार आप लोगों को। जी हाँ, मार्च में किया था। चलिए वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, अगर बीटा 2 अल्फा है तो क्या रिलेशन आएगा, वो हमें देखना है। अगर बीटा 3 अल्फा है तो क्या रिलेशन आएगा। और जो बीटा अल्फा स्क्वायर है, ये बहुत ओपी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहां पे बढ़िया कॉन्सेप्ट छुपा है, देखते हैं। तो बीटा इज 2 अल्फा, तो पहला काम तो वही करेंगे यार जो हम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, बट बीटा की जगह 2 अल्फा रखना है, तो 3 अल्फा बन गया माइनस बी बाय। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह 2 अल्फा सी बाय रख दिया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने बस सम और प्रोडक्ट में बीटा की वैल्यू 2 अल्फा रख दी है। तो होगा क्या दोस्तों, यहां से अल्फा आ गया माइनस बी बाय 3a,
और यहां से 2 अल्फा स्क्वायर आ गया c बाय ए। और अब अल्फा को बस एलिमिनेट करके यहां रख दो, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एबीसी में रिलेशन निकालना है, तुम्हें अल्फा की कोई जरूरत नहीं है। तो अल्फा की जगह -b/3a यहां डाल दिया, अल्फा एलिमिनेट कर दिया। बेसिकली सिंपल भाषा में बोलूं, सम ऑफ रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा, अल्फा एलिमिनेट कर दिया। और अब जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इसका स्क्वायर भी था भाई, इसका स्क्वायर भी था, अल्फा का स्क्वायर था ना, तो 2b स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल टू c बाय ए के काट दो, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac आ गया। 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac आ गया। भाई सर रट लूं क्या? रटने की जरूरत नहीं है, वन रूट इज डबल दी अदर में, बस ये याद रखो कॉन्सेप्ट क्या लगा है, सम ऑफ रूट लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखा, अल्फा उड़ा दिया दोनों इक्वेशंस में से, अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के इसमें डाल दी। बिल्कुल ऐसा ही यहां पे भी करूंगा। देखो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास -b/a है, बीटा की जगह इस बार 3 अल्फा रखूंगा, तो अल्फा हो जाएगा -b/4a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो 3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू c बाय ए। फिर से अल्फा की वैल्यू एलिमिनेट कर दीजिए, अपने आप यहां से भी आ जाएगा 3 इंटू -b/4a होल स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही अगर स्क्वायर खोल दें तो 3b स्क्वायर अपॉन 16a स्क्वायर इज c बाय ए के उड़ा दो, तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac आ जाएगा। अगेन नो नीड टू लर्न, ये नहीं लर्न करके बैठ गए हो रिलेशन, ऐसे वन रूट इज 4 टाइम्स दी अदर दे देंगे, फिर क्या करोगे? तो कॉन्सेप्ट पकड़ो क्या करना है, जब ये रिलेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, याद करना है तो कर भी लो, 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac है इसके लिए, 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac है इसके लिए, बट अगर 4 आ जाए तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगा देना, बीटा इक्वल टू 4 अल्फा आ जाए तो। चलिए सामने देखेंगे, ये वाला इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, यहां पे फंसते हैं बच्चे। कई लोग ये 10th में भी कर लेते हैं, आपने करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा तो सामने देख लो। तो सम ऑफ रूट्स अब हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, बीटा की जगह बस अल्फा स्क्वायर रख दिया मैंने, c बाय ए। अब देखो बात तो इतनी सी है कि पहले क्या था, अल्फा निकालना बड़ा आसान था, अल्फा प्लस 2 अल्फा, अल्फा निकल के आ गया था बहुत आसानी से, यहां भी अल्फा बड़ी आसानी से निकल आया था, यहां अल्फा नहीं निकल कर आएगा, अल्फा में क्वाड्रेटिक या क्यूबिक बनी हुई है, ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, बड़ा अल्फा एलिमिनेट तो करना ही है, बट मुझे अल्फा तो एलिमिनेट करना है दोनों इक्वेशन से, क्योंकि मुझे तो एबीसी में रिलेशन लाना है। तो अल्फा एलिमिनेट करने की यहां एक ट्रिक होती है, यहां एक ट्रिक होती है बड़ी प्यारी सी ट्रिक। क्या तुम्हें पता है, 10वीं में कई बार वो बता देते हैं, क्या तुम्हें ये ट्रिक पता है कि भाई अगर मैं इसको और इसको ले लूं तो मैं अल्फा कैसे एलिमिनेट कर सकता हूं दोनों इक्वेशन से, क्यूबिंग बोथ साइड्स। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखोगे कभी भी तुम्हें क्लिक नहीं करेगा। इस इक्वेशन का क्यूब बोथ साइड्स करके मैजिक हो जाएगा, क्यूब बोथ साइड्स करके मैजिक होना है, जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, जरा मैं इसका क्यूबिंग बोथ साइड्स करता हूं, देखो जरा क्या होता है। स्क्वायरिंग नहीं, क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, इधर देखना बड़ा मजा आने वाला है। तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज -b/a का होल क्यूब, करेक्ट। इसमें a प्लस बी होल क्यूब खोल दो। सर हम तो भूल गए सर, बहुत टाइम हो गया, a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इज -b³ अपॉन a क्यूब। तो ये आ जाएगा अल्फा की पावर 3 प्लस अल्फा की 6 प्लस 3 अल्फा की पावर 3, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज -b³ बाय a क्यूब। अब देखो भाई मैजिक अब होगा, अब होगा बढ़िया मैजिक। कैसे? अब अल्फा बड़ी प्यार से एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सर? देखो अल्फा की पावर 3 तो c बाय ए है ही, तो यहां लिख दो c बाय ए। अल्फा की पावर 6 क्या हो जाएगा? वो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c बाय ए का होल स्क्वायर। आया ना मजा?
आया ना मजा। और ये वाला फिर से 3 × C/A हो गया। और इसका क्या करोगे सर, ये तो वापस -B/A है भाई, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर तो वापस -B/A है। तो हमारे पास बहुत प्यारा सा कुछ ABC में एक रिलेशन, गंदा सा है, प्यारा तो नहीं है, बट हाँ अल्फा तो एटलीस्ट एलिमिनेट हो गया, अल्फा तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देख रहे हो ना, अल्फा की पावर 3 क्यूब करने से सारी अल्फा की टर्म हमने एलिमिनेट कर ली, और यही हम चाहते थे, हम तो एबीसी में रिलेशन चाहते हैं, अल्फा की टर्म एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो जब भी वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर दे दें, हमेशा याद रखो वन रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर में तुम क्यूब बोथ साइड्स का कॉन्सेप्ट यूज करोगे। यहां से बाकी अब तुम निकाल सकते हो, एलसीएम एलसीएम लेके चलो, निकाल देता हूं। C/A प्लस C² बाय A², C/A प्लस C²/A², और ये हो जाएगा -3BC/A², -3BC/A² इक्वल टू -B³ इधर से A² एलसीएम ले लीजिए, तो AC प्लस C² -3BC इक्वल टू -B³ A² कट गया, A को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A²C प्लस AC² -3ABC इक्वल टू -B³, माइनस की टर्म्स को इधर उधर ले जाओ, माइनस इधर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, और ये उधर ले जाओ तो इक्वल टू 3ABC। तो ये बन गया, फिर से वही बात, ये नहीं रट के बैठ गए, रट लूंगा सर, मैं तो रट लूंगा सर, रटने में एक्सपर्ट हूं मैं, कुछ फायदा नहीं है रट के, इतना गंदा सा रिलेशन रट के बैठ गए। बस इतना याद रख लो कि वन रूट स्क्वायर ऑफ द अदर आएगा, क्यूब बोथ साइड कर दूंगा, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली है। तो आज देखो 10th से रिलेटेड ही टॉपिक कराए हैं मैंने तुम्हें, जो भी कराए हैं 10th से रिलेटेड ही कराए हैं। पहले मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, उसके बाद मैंने तुम्हें थोड़ा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे कराया, फिर डिफरेंस ऑफ द रूट थोड़ा सा नया बता दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें हाँ ये जरूर नया बताया, इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, हो सकता है 10th में ना पढ़ी हो आपने। और फिर अब मैं आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं, सम और प्रोडक्ट के ऊपर ही, वन रूट इज डबल दी अदर, वन रूट इज ट्रिपल दी अदर, वन रूट इज स्क्वायर ऑफ दी अदर, इनको यूज करके इस तरह से हम कर रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ा था 10th में तुमने, जो कि है लास्ट, सब यूज होंगे बेटा 11th में, इसीलिए मैं तुम्हें ले रहा हूं, और डायरेक्ट भी इस पे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, जेई के आज कितने सवाल कर लिए देख लो तुम। तो 10वीं की क्वाड्रेटिक को इग्नोर मत करो, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है जेई। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी तो करा होगा तुमने, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद आ रहा है? सर भूल से गए हैं बेटा, सिंपल सा था, एग्जाम्पल से याद दिला देता हूं। अगर एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट 2 और 5 हैं, तो वो क्वाड्रेटिक क्या होगा? पहले तो हम सम निकालते थे, सम हो गया 2 और 5 का 7, फिर प्रोडक्ट निकालते थे, 5 और 2 का प्रोडक्ट 10। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। याद आया? यही लिखा हुआ है ऊपर बस, x² माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। सम की जगह 7 डाल दो, यहां माइनस आता है बस ये ध्यान रखना है, वहां प्लस आता है, प्रोडक्ट की जगह 10 डाल दो। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो यही रूट्स आएंगी, बेसिकली उल्टा हो गया है, रूट्स दिए हैं और क्वाड्रेटिक निकालनी है, तो ये कॉन्सेप्ट लगाओगे। के बार मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि बाहर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लोगे रूट्स तो चेंज होती नहीं, इसलिए यहां पे के मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0 किया है सबने? बिल्कुल किया ही होगा भाई, इसको इसके बिना तो 10वीं की मैथ अधूरी है, अधूरी है। एक ये सवाल, एक ये सवाल भाई लगा लीजिएगा, या लगवा दूं बता दो, कर लोगे मेरे ख्याल से तुम, वैसा ही है बिल्कुल। देखो सम ऑफ रूट्स दिया है 2, और इसकी मदद से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स PQ निकाल लोगे, PQ निकाल लोगे। याद करो आज किया था ना पावर 4 वाला क्वेश्चन, उसमें भी हमने निकाला था, और सम और प्रोडक्ट आ गया, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक लगा के रूट्स निकाल लेना, हो जाएगा यार, आई थिंक ये हो जाएगा, हो जाएगा आई थिंक। बोरियत हो जाएगी अगर सारे करूंगा क्लास में, तो होमवर्क में निपटा लीजिएगा, ये क्वेश्चंस होमवर्क में निपटा लीजिएगा। कर लेंगे सर, बढ़िया।
बहुत अच्छी बात है, कर लीजिएगा। एक अब तो मैं बढ़िया सा ब्रेन टीजर दे देता हूं। ब्रेन टीजर तो देना बनता है भाई, देखो होमवर्क के लिए, होमवर्क के लिए ब्रेन टीजर तो देना बनता है। करवा दो सर, ट्राई कर लेना बेटा, नहीं होगा तो करा दूंगा कल, क्या दिक्कत है, खुद से भी तो ट्राई करो। कल करा दूंगा इसको, मैं डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। हाँ ये वाला होमवर्क ब्रेन टीजर ले लो, 2006 का एडवांस्ड का, कल हम बात कर रहे थे 2006 के एडवांस पेपर की, कल ही बात हो रही थी, तुम्हारे बैच में ही हो रही थी ना शायद। हाँ तुम्हारे ही बैच में हो रही थी। ट्रिग्नोमेट्रिक इन इक्वेशन वाला क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा था, जो मैंने गलत कर दिया था, है ना। ये भी सवाल आया था मेरे पेपर में। हमारा पेपर बड़ा अजीब गरीब आया था, मतलब मैंने तुम्हें बताया था 184 मार्क्स का पेपर था एडवांस का। पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, क्या शीट मिलेगी, नहीं होगा, कुछ नहीं पता था, सिंगल करेक्ट आएंगे, मल्टीपल करेक्ट, कुछ भी नहीं, बस जेई ने बोल दिया 2-2 घंटे के 3 पेपर होंगे बेटा, आ जाना बस। उससे पहले अलग पैटर्न चलता था, सब्जेक्टिव होते थे, आंसर शीट सबमिट करनी होती थी प्रॉपर। बट 2006 में क्या हुआ था, सोचो कितनी खराब किस्मत थी मेरी, कि 2005 तक एक पैटर्न चल रहा था, फिर जब मैंने ड्रॉप लिया तो उस साल पैटर्न चेंज हो गया, और कुछ भी अंदाजा ही नहीं। पहले था सब प्योर सब्जेक्टिव, प्योर सब्जेक्टिव, जैसे अभी होता था मेंस एंड एडवांस 2 पेपर, वैसे ही पहले होते थे 2005 तक, कि एक पहले पेपर होगा, फिर एक दूसरा पेपर होगा, 2 पेपर के बेसिस पे सिलेक्शन होगा। और 2006 में जेई ने कहा भैया अब हम 2-2 पेपर लेके थक गए हैं, हम डायरेक्ट एक ही पेपर ले लेंगे बस। और कुछ नहीं बताया क्या होगा क्या नहीं। तो पेपर जो आया जब हमारे सामने, तो भाई साहब उसमें आए कुछ 3 नंबर के सवाल, जो मैंने कल दिखाया था, एक मेरा गलत हुआ, कुछ मल्टीपल करेक्ट आए 4 नंबर के सवाल, मैट्रिक्स मैच पैसेज वो सब आए, और कुछ आए इंटीजर टाइप ऐसे, जो थे 10 नंबर के, 9 या 10 नंबर पता नहीं, ऐसी कुछ इतने नंबर के इंटीजर टाइप। अब आम नॉर्मल इंसान कोई भी होगा तो वो क्या करेगा, वो यही कहेगा अरे पहले 10-10 नंबर वाले कर लेता हूं, है ना, 10-10 नंबर वाले कर लेता हूं, क्योंकि 10 नंबर वाले हो गए तो मजा आ जाएगा भाई। 10 नंबर वाले हो गए तो भाई कौन पहले 3 नंबर वाले करे, पहले 10 नंबर वाले पे अटैक मारूंगा ना सर। तो मैंने पर ये गलती नहीं करी, मैंने ये गलती नहीं करी, 10 नंबर वाला मैंने एक भी नहीं किया, मतलब समय ही खत्म हो गया था, सही बताऊं तो 3-4 वालों में ही मेरा समय खत्म हो गया था। लास्ट के 5 मिनट मैंने देखा भाई ये क्या दिया हुआ है, 10-10 नंबर के सवाल भी थे, बाद में मुझे रियलाइज हुआ अरे 10-10 नंबर के सवाल छूट गए। तभी तो मैं रो रहा था बाहर आके, अरे यार बताओ बेकार हो गया एडवांस्ड, 10-10 नंबर के सवाल ही छूट गए। बट अच्छा ही हुआ मैंने छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि एक भी नहीं हिलता इनमें से, वहां बैठ के एक भी नहीं हिलता। हाँ वहां बैठ के एक भी नहीं हिलना था, तो ये एक सवाल था। देख रहे हो कैसे डरावना सा लग रहा है, बट उतना डरावना है नहीं, इसको जब सॉल्व करने जाओगे सिर्फ 10वीं की क्वाड्रेटिक लगेगी, सम प्रोडक्ट, बस सम ऑफ रूट लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखना है, और एक छोटी सी चीज लगनी है कि अगर ये रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, बस ये 3 कॉन्सेप्ट लग के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ट्राई करोगे, मजा आएगा, ट्राई करके देखना। वो क्वेश्चन जो हमने तो बेटा छुआ भी नहीं एग्जाम में, आप अगर सॉल्व कर लें तो मजा ही आ जाएगा आपको। आंसर दिखा देता हूं क्या आएगा। वाई ड्रॉप, चलो ड्रॉप के बारे में भी बता देता हूं, मैंने बोला था ना मैं ड्रॉप बताऊंगा। ड्रॉप का एक्चुअली कोई बहुत ऐसी कोई मजेदार स्टोरी नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्टोरी। कि हुआ क्या था कि भाई जब मैं 12th में था, 11th-12th में मैं कोटा में था, है ना, खूब मस्ती करी, जैसे तुम लोग हो ना चंचल किस्म के, हाँ मजा पढ़ते भी हो और मजे भी करते हो, हम भी वैसे ही थे भाई। क्रिकेट देखना है तो देखना है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, पढ़ाई भी करते थे। और अच्छी खासी रैंक मुझे लग रहा था मेरी आ जाएगी 12th के साथ, क्योंकि मेरी पढ़ाई अच्छी हो रखी थी। फिजिक्स में मैं बहुत बढ़िया था, फिजिक्स मेरी सबसे बढ़िया थी। मैथ्स मेरी, फिजिक्स अगर इतनी थी तो मैथ्स थोड़ी सी उससे कम थी, बस ये समझ लो, सबसे बढ़िया मेरी फिजिक्स थी। और उसके बाद केमिस्ट्री तो जैसे सबकी होती है वैसी थी, रट रटा के किसी तरह से नंबर तो आ ही गए थे। तो जब पहला अटेम्प्ट दिया तो उसमें क्या था, 60-60 नंबर के 3 पेपर होते थे एडवांस्ड में, 60 नंबर का फिजिक्स, 60 का केमिस्ट्री, 60 का मैथ, ठीक है, 2-2 घंटे मिलते थे आपको। मुश्किल से 6-7 सवाल आते थे सब्जेक्टिव, और आपने 1-2 हिला लिए तो हो जाता था, उस टाइप का आता था कुछ। हमारे टाइम 2-2 नंबर वाले भी आए थे, तो वो था। तो मेरे फिजिक्स में आ गए थे, कितने आए थे, आई थिंक 40 आ गए थे 60 में से पहली बार में। केमिस्ट्री में आ गए थे 30 आउट ऑफ 60, और मैथ में मेरे आए थे 10 आउट ऑफ 60। सर ये क्या हो गया, पहली बार की बात बता रहा हूं तुम्हें, जब 2005 में मैंने जेईई एडवांस दिया तो ऐसा हुआ था मेरे साथ।
फिजिक्स में तो बहुत ही बढ़िया नंबर थे, 40 नंबर बहुत अच्छे माने जाते थे, अंडर 100 रैंकर्स के ही थे इतने। केमिस्ट्री में भी बढ़िया ही थे मेरे, ठीक ठाक ही थे। बट मैथ ने बेटा लुटिया डुबो दी, 10 नंबर आए 60 में। अब वो क्यों आए, उसका कारण बताता हूं, तुम कारण सुन के हंस जाओगे, हंसी आ जाएगी तुम्हें, सर ऐसा भी कारण हो सकता है। देखो भाई, जो पेपर होता था ना पहले, उसकी टाइमिंग सुन लो पहले, फिर तुम्हें हंसी आएगी। फिजिक्स की टाइमिंग होती थी 9 से 11 सुबह, ठीक है जी, हाँ। और केमिस्ट्री की होती थी 12 से 2 दोपहर में। और मैथ की होती थी 3 to 5 दोपहर में, 3 to 5, है ना जी। और बात किस कौन से महीने की है, मई महीने, मई या जून में होता था, आई थिंक हाँ मई में होता था उस टाइम, मई मंथ की बात है, मतलब भरी भीषण गर्मी की बात है। तो अब हुआ क्या, नॉट पॉसिबल, सुन ले भाई सुन ले, पॉसिबल सब है दुनिया में, सब कुछ पॉसिबल है। तो हुआ क्या भाई कि जब जो स्क्रीनिंग, पहले स्क्रीनिंग वर्ड होता था, जो मेन वर्ड होता है ना, जेई मेन होता है, वो पहले स्क्रीनिंग होता था। तो जब स्क्रीनिंग हुआ ना, तो मुझे लगा कि यार स्क्रीन, उससे पहले मैं घर आ गया था अपने, कि भाई सेल्फ स्टडी तो करनी है, कोटा छोड़ के आ गया था। तो मैंने कहा यार आराम से बैठ के पढ़ाई कर लूंगा घर पे। जब स्क्रीनिंग दिया तो मुझे झटका लगा, मेरा उतना अच्छा गया नहीं स्क्रीनिंग, जितना अच्छा मुझे लग रहा था, मतलब क्लियर हो गया था, एडवांस में मैं बैठ पाया, बट स्क्रीनिंग उतना अच्छा नहीं गया था मेरा। तो मुझे झटका लगा, मैंने कहा यार घर पे बैठ के तो पढ़ाई ढंग से हो नहीं रही जितना मैं सोच रहा था। तो मैंने कहा दोबारा कोटा चलते हैं 1.5 महीने के लिए, जो मेंस और एडवांस के बीच का गैप होता है ना, उसमें मैंने कहा दोबारा कोटा जाएंगे, वहां पे आराम से फोकस करके पढ़ेंगे। तो मार्च में मैं कोटा चले गया, मार्च एंड में, अप्रैल मई महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अब अप्रैल महीने में कोटा में भीषण गर्मी पड़ती है, भीषण मतलब 50 डिग्री टेम्परेचर पड़ती थी उस टाइम पर। तो बाहर निकलने का मतलब आग से खिलवाड़ वाला, कि इतनी गर्मी होती थी। तो क्या होता था, दिन में हम घर में ही रहते थे, और दिन में हॉस्टल में कूलर वूलर होता था, तो ना नींद सी आ जाती थी बड़ी अच्छी। दोपहर में रोज खाना खा के बढ़िया नींद आती थी। तो हमारी क्या है, हमने कहा थोड़ी देर सो लेते हैं, क्या दिक्कत है, आराम से फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ाई करेंगे, है ना, आराम से फ्रेश हो जाएंगे फिर पढ़ाई करेंगे। तो गर्मी में सोने की आदत लग गई दिन में। वैसे मैं कभी लाइफ में दोपहर में नहीं सोया था, जेई एडवांस से पहले उस 1 महीने बस मैंने सोना शुरू कर दिया दोपहर में, 2 से 3, 3 से 3:30 4, इस तरह 2 3 से 4, 1 घंटे में सो जाता था, ताकि फ्रेश भी हो जाए दिमाग पूरा, और पढ़ाई भी हो जाएगी, और नींद तो आई रही होती थी। ठीक है, फिर बस वो क्या 1 महीने आदत लग गई, और भूल गया, कोई बताने वाला तो था नहीं। एडवांस्ड वाले दिन भी गया बिंदास, हाँ उठ के सुबह 9 बजे पेपर दे दिया, आहा मजा आ गया। दूसरा भी दे दिया, आहा मजा आ गया। तीसरा जब खाना खाया और उसके बाद जब पेपर दिया, तो जो चांद सितारे नजर आ रहे थे 3 बजते ही, क्योंकि बेटा मेरी तो आदत पड़ गई थी सोने की। तो 3 बजे जो मैथ्स का पेपर शुरू हुआ, तो मुझे लिटरली बता रहा हूं, मेरे आंखें बंद हो रही थी, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, क्योंकि हैबिट बन गई थी रोज सोने की, सोने की आदत पड़ गई थी। इस वजह से मैथ्स का पेपर हो गया बहुत ज्यादा खराब, 10 नंबर रह गए मेरे 60 में से। बट क्लियर तो हो ही गया था उस साल भी, क्लियर तो हो ही गया था, बट बड़ा बुरा लगा। अभी तो तुम हंस रहे हो, हंस रहे हो, तुम खुद सोचो मेरे को कैसा लगा होगा उस टाइम जब, अभी तो तुम हंस रहे हो, 2 साल की तैयारी करी हो, सोचो, और तुम्हारी नींद का झोंका तुम्हारी तैयारी बर्बाद कर दे। मतलब मैं सोया नहीं था, ऑब्वियसली सो थोड़ी गया वहां पे हेड डाउन करके, बट माइंड जो है पूरा 100% वर्क नहीं कर रहा था, दिमाग आधा सो गया था। हाँ, तुम ये गलती मत करना, इसीलिए मैंने स्टोरी बताई है कि भाई अपनी जो स्लीप साइकिल है उसे सही रखिएगा। जेई एडवांस के टाइम जब आपका पेपर हो, उस टाइम आप पढ़ना, आपको उसी टाइम आपको बेस्ट अपना आउटपुट देना है, पढ़ाई करनी है पेपर से 1 महीना पहले। रैंक क्या आई थी सर, रैंक आई थी 4461 थी, या ऐसी कुछ थी, 44 समथिंग थी, आगे की 2 डिजिट मुझे याद नहीं है, 4400 समथिंग थी। अब तुम बोलोगे सर 4400 समथिंग में ड्रॉप, अरे यार उस समय सीट नहीं होती थी, उस समय आईआईटी में होती थी 2500 सीट, उस समय आईआईटी में 2500-3000 सीट होती थी बस, 2500 आईआईटी में होती थी सीट, उसके बाद आईआईटी मिलता ही नहीं था। 3000 में भी शायद मिल जाता था, 3000 के बाद तो फॉर श्योर नहीं मिलता था। हाँ ठीक है, तो इसलिए ड्रॉप लिया था, क्योंकि जाना तो आईआईटी था, क्योंकि मुझे एक्चुअली ड्रॉप इसलिए लिया था क्योंकि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, और ये इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया था, तो फिर ड्रॉप तो लेना बनता ही था। मैंने सोचा अब तो, फिर ड्रॉप ईयर में काफी सीरियस हो गए थे। 11th-12th में तो तुम्हारी तरह नटखट नादान थे, हाँ कोटा फैक्ट्री वाले। उसके बाद ड्रॉप ईयर में कोटा नहीं गया, फिर घर पे ही पढ़ी, दिल्ली में ही पढ़ाई करी थी, बस मजा आया था, बट उसमें फिर काफी सीरियस हो गया था। ठीक है, हाँ कम बैक में 289। तो 289 वाले साल ये था, ये सवाल छोड़ा था देखते ही मैंने, मुझे याद है अच्छी तरह, आज भी पेपर के सामने मेरे सवाल आता है।
जेई ने क्या किया था, सब्जेक्टिव भी इसमें भी ये नहीं था सिर्फ इंटीजर टाइप मार्क करना था जैसे आजकल आता है, वैसे नहीं कि इंटीजर टाइप मार्क कर दो गोले भरने होंगे, नहीं, प्रॉपर जगह दी हुई थी। क्वेश्चन पेपर था, ऊपर क्वेश्चन लिखा, पूरी शीट थी, सबमिट करना था, क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व करके देना था, मतलब पूरा सोल्यूशन भी दिखाना था। तुक्केबाजी का नहीं सीन था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का मिक्सचर दिया था 2006 में पेपर। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और कुछ इस तरह के सब्जेक्टिव थे जो आपको शीट के अंदर ही जो गिवन स्पेस था वहां पे करने थे। चलो भाई, तो इसको इस क्वेश्चन से याद आ गई पुरानी बातें, पुरानी यादें ताजा हो गई, तो इसको करिएगा होमवर्क में, ब्रेन टीजर नंबर 36, बाकी हम डिस्कस करेंगे। और अब हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो यहां से शुरू करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। मतलब अब वही कई बार टी मान के क्वाड्रेटिक बनाते हैं ना, तो अगली क्लास भी आसान होने वाली है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होगी, खूब सारे क्वेश्चंस और करेंगे, कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहां से हम कल का लेक्चर करेंगे शुरू। आज टाइमली खत्म कर रहे हैं बिकॉज क्लास है भी मेरी भी नेक्स्ट, तुरंत ही आप लोगों की भी है ना, इसलिए टाइमली हम निपटा रहे हैं क्लास। तो आई होप आज का लेक्चर ज्यादा टफ तो देखो लगा नहीं होगा। हाँ, बेसिक 10th की ही चीजें हमने करी हैं, रिवाइज आपने नहीं करा है कर लीजिए, और डीपीपी नंबर 1 लगा लीजिए, बेसिक इसी के ऊपर है जो आज मैंने कराया है तुम्हें, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, इन्हीं के ऊपर ये डीपीपी है। जल्दी से निपटा लीजिएगा, अच्छी आपकी रिवीजन हो जाएगा, और फिर कल हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलिए, ब्रांच, ब्रांच की भी एक स्टोरी है भाई, ब्रांच की अलग स्टोरी है, वो भी बताऊंगा कभी और, कभी और, कभी और बताऊंगा। चलिए, तो फाइनली अब जाने का टाइम आ रहा है बच्चों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है। मिलते हैं अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहां पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंटिन्यू करेंगे, और अपना आप काम अपना निपटाते रहिए, साथ साथ बैकलॉग मत बनने दीजिए, इस चैप्टर का नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डीपीपी वगैरह करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। मिलते हैं हम कल के लेक्चर में, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।